जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका क्वालिटी एजुकेशन के इस बेहतरीन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे करंट अफेयर्स और इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आज अपनी तीसरी क्लास है। और इस तीसरी क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रमुख समसामयिक घटनाएं। अच्छा, इससे पहले दो क्लास कौन कौन सी आ चुकी है? तो जनरली आपके जो हर एग्जाम के अंदर करंट अफेयर्स का सिलेबस रहता है उसके अकॉर्डिंग चर्चित व्यक्तित्व, स्थान और संस्थाओं की एक क्लास आ चुकी है जो कि आपको कल परसों देखने को मिली थी। उससे पहले स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज की एक क्लास आपको ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। दोनों ही क्लासेस इस यूट्यूब चैनल पर है, आप जाकर के प्लेलिस्ट के अंदर सर्च करेंगे आपको दोनों क्लासेस मिल जाएगी। और इस क्लास के अंदर बेसिकली हम लास्ट जो 6 महीने हैं दोस्तों उसका करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट 6 महीने मतलब आपके अगस्त 2024 से लेकर के जनवरी 2025 तक का करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके बाद में अब आप ये भी कह सकते हो कि सर आपने इसमें फेब का करंट अफेयर्स क्यों नहीं इन्वॉल्व करा? तो देखो, अभी आपके सामने ईयूआरओ का पेपर भी है और मैं बेसिकली ये क्लासेस आपके आरपीएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंग ईयूआरओ को टारगेट करके लेके आ रहा हूँ। ईयूआरओ के पेपर में फरवरी का करंट अफेयर्स इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, इसलिए फरवरी के करंट अफेयर्स की डेडिकेटेडली जो मंथली अपनी करंट अफेयर्स की क्लासेस आती है उसके अकॉर्डिंग दो क्लासेस अलग से आने वाली है, जिसमें एक अपनी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास रहेगी, दूसरी नेशनल इंटरनेशनल की क्लास रहेगी। बाकी आज वाली जो क्लास है इसमें लास्ट 6 महीनों का करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेगा। लगभग टॉप 100 एमसीक्यूज इसके अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं और अपनी कोशिश रहेगी कि एक एमसीक्यू के माध्यम से करंट अफेयर के एक टॉपिक से जुड़ा हुआ पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो बिना देरी की अपन शुरुआत करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। देखो क्या कहना चाह रहा है प्रश्न। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन 2.0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार करके असत्य कथनों की पहचान करें। यानी कि हाल ही में आपके केंद्रीय मंत्रिमंडल ने साथियों अटल इनोवेशन मिशन 2.0 जो है इसको लॉन्च करा है। अब इसके बारे में ये जो 3 स्टेटमेंट है इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है और कौन से गलत है इसके बारे में विचार करके आपको जवाब देना है। देखो, पहला स्टेटमेंट क्या है। अटल इनोवेशन मिशन 2.0 25 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2028 तक कार्यरत होगा। इसका मतलब ये साफ साफ कहना चाह रहा है कि अटल इनोवेशन मिशन, जो आपका अटल इनोवेशन मिशन है एम 2.0, इसका शुभारंभ कब होता है? तो ये शुरुआत होता है, इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलती है 25 नवंबर 2024 को। और ये कब तक लागू रहने वाला है, कब तक ये काम करेगा? तो ये काम करेगा दोस्तों 31 मार्च 2028 तक। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है क्या? बिल्कुल ये वाला स्टेटमेंट सही है 100%। तो ये बात आपको यहीं से नोट करके रख लेनी है अटल इनोवेशन मिशन के बारे में कि इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी कब मिलती है, लागू कब होता है? 25 नवंबर 2024 को ये लागू होता है। और कब तक लागू रहेगा, कब तक ये काम करेगा? तो 31 मार्च 2028 तक काम करेगा। सेकंड स्टेटमेंट है कि इसके तहत स्थानीय भाषा में काम करने के लिए 30 नवाचार केंद्र खोले जाएंगे। अब अपना आप में देखो, इसमें जो ये 3 स्टेटमेंट है ना, ये तीनों स्टेटमेंट अलग अलग 3 प्रश्न भी बन सकते हैं। मैंने ये तीनों स्टेटमेंट इसके अंदर इसलिए इन्वॉल्व करे हैं ताकि अटल इनोवेशन मिशन के बारे में आपसे एग्जामिनर अगर कुछ भी पूछना चाहे तो आपके चीजें बाहर ना जाए, है ना। तो इस एक ही सवाल में अटल इनोवेशन मिशन पूरा आपका कंप्लीट होगा। ये ध्यान रखना है। अटल इनोवेशन मिशन का टारगेट क्या है? देखो, एक तो 1.0 मिशन था, उससे अभी आपको ज्यादा संबंध नहीं रखना है क्योंकि अब वो पुराना हो चुका है। तो आपसे पूछा जाएगा 2.0 के बारे में क्योंकि अभी चर्चाओं के अंदर ये वाला है। तो इस 2.0 के तहत किया क्या जाएगा? 30 नवाचार केंद्र खोले जाएंगे, इनोवेशन सेंटर खोले जाएंगे भारत के अंदर। और वो भी कहां पर खोले जाएंगे? तो स्थानीय भाषा में काम करने के लिए खोले जाएंगे। इससे पहले जो 1.0 था अटल इनोवेशन मिशन, उसके अंदर स्थानीय भाषाओं के ऊपर कोई भी सेंटर खोले जाने का प्रावधान नहीं था, लेकिन 2.0 के अंदर ये बात कही है। तो 30 नवाचार केंद्र इसमें खोले जाएंगे। अब आपसे देखो, नवाचार केंद्रों की संख्या भी पूछ सकता है ये कि नवाचार केंद्र कितने खोले जाएंगे, 15, 20, 25 या 30। तो ध्यान रखना 30 नवाचार केंद्र खोले जाएंगे और ये 30 के 30 केंद्र स्थानीय भाषा के अंदर काम करेंगे। इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट भी अपना राइट हो गया। थर्ड स्टेटमेंट है कि ये भारत सरकार के नीति आयोग का फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। क्या है ये? भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया मिशन है और ये नीति आयोग ने साथियों जारी करा है, जिसको आप थिंक टैंक के नाम से भी जानते हो। इसका ये फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जिसमें संयुक्त राष्ट्र का WIPO ज्ञान भागीदार होगा। अब ये वाला तीसरा स्टेटमेंट अपना आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहां से क्या पूछा जा सकता है। पहली बात तो देखो, इसमें क्या बोला कि जिसमें संयुक्त राष्ट्र का WIPO। अब ये WIPO क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन।
यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन होता है, ये वाला संगठन भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा। और ये संगठन किस तौर पर पार्टिसिपेट करेगा, तो ज्ञान भागीदार के तौर पर इस मिशन के अंदर पार्टिसिपेट करने वाला है WIPO, जो कि क्या है, यूनाइटेड नेशन का एक साथियों ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था है यूनाइटेड नेशन की WIPO। आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि हम किसी चीज का कॉपीराइट लेना होता है, या हम कोई नई रिसर्च करते हैं, कोई नई चीज लिखते हैं, तो उसके लिए हमें पेटेंट लेना होता है ना। चाहे अगर वो बायोलॉजी से रिलेटेड है तो उसके लिए हम बायो पेटेंट लेते हैं, अगर अपनी सॉफ्ट कॉपी के अंदर कोई चीज है तो उसके लिए हम कॉपीराइट लेते हैं। वो सारी की सारी चीजें जो है ना, वो बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा ही साथियों क्या की जाती है, रेगुलेट की जाती है। तो ये वाला संगठन है, इंटरनेशनल लेवल पर काम करता है। ये ज्ञान भागीदार के तौर पर अटल इनोवेशन मिशन 2.0 के अंदर काम करने वाला है। इसका मतलब तीनों के तीनों स्टेटमेंट इसमें सही हो गए। इसने पूछा क्या है कि असत्य कथन की पहचान करो। अब देखो सवाल को भी आपको ध्यान से पढ़ना है। असत्य कथन की पहचान करनी है, तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट अगर इसमें सही है, इसका मतलब असत्य कोई भी नहीं है, तो अपना डी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि सभी सत्य है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के बारे में निम्नलिखित में से सत्य कथन नहीं है। अब देखो ये डायरेक्ट भी पूछ सकता था कि असत्य कथन बताओ, जबकि इसने पूछा है सत्य कथन नहीं है। दोनों बातों पर आपको ध्यान देना है। यहां पर मैं जो आपको प्रश्न करवा रहा हूं, इन प्रश्नों को करवाने का मेरा तात्पर्य केवल इतना सा ही नहीं है कि आप लोगों तक करंट अफेयर्स का प्रॉपर नॉलेज पहुंचाऊं। मेरा यह भी उद्देश्य है कि आप लोगों को यह भी पता चले एग्जामिनर किस प्रकार से आपको कंफ्यूज कर सकता है, और आपको एग्जामिनर जो गेम खेलता है उस गेम से बचना है और अपने सवाल को सही करना है। तो ध्यान रखो, आप सवाल को पढ़ते टाइम पूरी माइंड की एक्यूरेसी से सवाल को आपको पढ़ना है। कुछ साथी देखेंगे कि यार सत्य कथन इसमें से छांटने हैं, तो वो पहला स्टेटमेंट पढ़ते ही इसको सत्य कर देंगे कि ये देश का 56वां टाइगर रिजर्व है। तो बिल्कुल ये सही बात है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व जो है देश का कौन सा 56वें नंबर का टाइगर रिजर्व है, ये बात सही है। अगर उसने ये वाला वर्ड नहीं पढ़ा है तो पहला ही करके आ जाएगा, उससे उसका सवाल गलत हो जाएगा। आपको सवाल पूरा पढ़ना, ये कह रहा सत्य नहीं है, इसका मतलब इसमें से चारों स्टेटमेंट में से आपके असत्य कथन कौन सा है ये आपको छांटना है। पहला स्टेटमेंट है कि ये देश का 56वां टाइगर रिजर्व है, तो बिल्कुल सही बात है, ये देश का 56वें नंबर का टाइगर रिजर्व है। अच्छा, अगर बात करें अभी तक वर्तमान में कुल कितने टाइगर रिजर्व है भारत के अंदर, तो ध्यान रखना जब मैं आपकी ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं मार्च 2025 के अंदर, टिल नाउ भारत के अंदर टोटल 57 टाइगर रिजर्व है, ठीक है। और 58वां और प्रस्तावित है जो कि माधवगढ़ है, कहां का, मध्य प्रदेश का। उसके बारे में भी आगे अपन बात करेंगे, 57वें के बारे में भी बात करेंगे। बाकी गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व कौन से नंबर का है, तो ये 56वें नंबर का है। दूसरा स्टेटमेंट है कि ये देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ये वाली बात भी सही है क्या, बिल्कुल। एरिया के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है आपका गुरु घासीदास तमोर पिंगला, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो गया। अगला स्टेटमेंट है कि इसका कुल क्षेत्रफल 2829.38 वर्ग किलोमीटर है। अब ये वाला क्षेत्रफल भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, है ना। कई बार क्या होता है कि हम क्षेत्रफल को इग्नोर कर देते हैं कि यार डिजिट कौन याद करेगा। आपको ये डिजिट आसानी से याद रह जाएगी, थोड़ा सा दिमाग में आपको निमोनिक्स बिठाना है कि जो गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है इसके एरिया के अंदर 28 29 है ना, यानी कि 28 से जस्ट एक स्टेप आपको और आगे बढ़ना है। 28 29 इतना सा आप याद रख लो, वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही हो गया। इसका मतलब गलत कौन सा, पांचवा स्टेटमेंट होगा। पांचवा स्टेटमेंट कह रहा कि इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में कुल 5 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। ऑब्वियस ही बात है, 5 नहीं हुए, कितने हो गए हैं, 4 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। कहां पर, छत्तीसगढ़ के अंदर। तो आपको यह भी पता चल गया कि गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व कहां पर है, ये छत्तीसगढ़ के अंदर है। और गलत स्टेटमेंट कौन सा हो गया, 4th नंबर हो गया, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अंदर गुरु घासीदास के साथ ही कुल 4 टाइगर रिजर्व हुए हैं, 5 नहीं हुए हैं। इस वजह से ये स्टेटमेंट सही हो गया। अब गुरु घासीदास से जो कुछ सवाल आपसे पूछा जा सकता था वो सारे सवाल इसके अंदर कवर हो गए हैं। अब यहां पर देखो दोस्तों, एक बात आपको और ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है कि वर्तमान में भारत के अंदर कुल कितने टाइगर रिजर्व हो गए, तो ध्यान रखोगे आप 57 हो गए। 57 से पहले कौन सा था, 56वां था। 56 से पहले कौन सा था, 55वां था, ठीक है। अच्छा, 56वां कौन सा है, तो ये तो आपके गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व हो गया, जो कि कहां पर है, ये छत्तीसगढ़ के अंदर है। अब इसके लिए क्या है कि एग्जामिनर आपको मिलान करने वाला प्रश्न भी दे सकता है। अच्छा, 57वां कहां पर है, तो 57वां ध्यान रखना रातापानी टाइगर रिजर्व है, और ये कहां पर है, ये मध्य प्रदेश के अंदर है। 55वां कौन सा था, तो 55वां आपके धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व था। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व कहां पर है, राजस्थान के अंदर है। अब आप लोगों के लिए एक टास्क मैं आपको दे रहा हूं, ये जो देश का 55वें नंबर का टाइगर रिजर्व है, ये राजस्थान का कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व था, ये आपको मुझे बताना है। और इसके साथ ही राजस्थान के जो और टाइगर रिजर्व है, उन सभी टाइगर रिजर्व के नाम भी आपको मुझे बताना है कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है और पांचवा कौन सा है। ये टास्क आप लोगों के लिए है, कमेंट बॉक्स में मुझे आप कमेंट करके बताओगे।
बाकी देश का 55वां टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली हो गया जो कि राजस्थान में है। 56वां गुरु घासीदास तमोर पिंगला हो गया जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर है। छत्तीसगढ़ एरिया के मामले में तीसरा सबसे बड़ा है। और उसके बाद में 57वें नंबर का रातापानी है जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है। इसके अलावा एक 58वें नंबर का और साथियों प्रस्तावित है जो कि माधव टाइगर रिजर्व है। और ये माधव टाइगर रिजर्व भी कहां पर होगा, ये भी आपका मध्य प्रदेश के अंदर होगा। जैसे ही माधव टाइगर रिजर्व को ऑफिशियली इसको स्वीकृति मिल जाएगी, इसको स्वीकृति मिलने के बाद में मध्य प्रदेश ऐसा राज्य हो जाएगा भारत का जिसके अंदर सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व होंगे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इस प्रश्न का सवाल आपको आंसर सही मिल गया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कुल 5 नहीं बल्कि 4 टाइगर रिजर्व हुए हैं। देखो नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपके सामने रातापानी टाइगर रिजर्व के बारे में। अभी अपन ने जो 57वें टाइगर रिजर्व के बारे में बात करी उसके बारे में स्टेटमेंट है कि रातापानी टाइगर रिजर्व के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहली बात, रातापानी अभ्यारण्य को 2 दिसंबर 2024 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। अब देखो एक आपके माइंड में ये कंफ्यूजन आ सकता है कि सर अभ्यारण्य में और टाइगर रिजर्व में क्या फर्क होता है। तो ध्यान रखो, अभ्यारण्य जो होता है वो तो भारत सरकार के द्वारा हालांकि वो संरक्षित तो होता ही है जिसमें सारे के सारे जीव जंतु रहते हैं, लेकिन जैसे ही उसको टाइगर रिजर्व का दर्जा प्राप्त होता है तो उसके बाद में उस अभ्यारण्य में रहने वाले जितने भी टाइगर है उनको संरक्षित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए जाना शुरू हो जाते हैं। तो इसको टाइगर रिजर्व अभी घोषित किया। अभ्यारण्य तो यह साथियों पहले ही घोषित किया जा चुका है। वन्यजीव अभ्यारण्य तो 1976 के अंदर ही इसको घोषित कर दिया गया था। अभी इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है कब, 2 दिसंबर 2024 को। अब एग्जामिनर आपके साथ में खेला भी खेल सकता है, आपसे यह भी पूछ सकता है कि नवंबर 2024 तक भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व थे। तो ध्यान रखना नवंबर 2024 तक तो 56 ही थे। ये 57वें नंबर का कब घोषित होता है, 2 दिसंबर 2024 को घोषित होता है, जिसका नाम क्या है, रातापानी टाइगर रिजर्व। और ये कहां पर है, तो ये मध्य प्रदेश के अंदर है। अगला स्टेटमेंट, अच्छा इसने क्या पूछा था, कथनों के बारे में आपको क्या करना है, विचार करना है, निम्न कथनों पर विचार करो। चलो एक बार विचार कर लेते, उसके बाद सोचेंगे। पहला स्टेटमेंट तो क्या है अपना, सही है, 2 दिसंबर 2024 को टाइगर रिजर्व घोषित होता है। ये मध्य प्रदेश का 7वां व देश का 57वां टाइगर रिजर्व बन गया है। अब देखो ये वाली बात तो सही है कि ये देश का 57वां टाइगर रिजर्व बन गया है, ये वाली बात तो सही है, लेकिन यहां इसने लोचा कर दिया। ये मध्य प्रदेश का 7वां नहीं बना है, मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व बन गया है। कौन से नंबर का बना, ये मध्य प्रदेश का 8वां। जिस प्रकार से आपका जो ये छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास तमोर पिंगला था वो छत्तीसगढ़ का कौन से नंबर का बना था, छत्तीसगढ़ का राज्य का अपने आप में 4थे नंबर का बना था। और राजस्थान के अंदर जो धौलपुर करौली था वो कौन से नंबर का बना था, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओगे, याद है आपको। और रातापानी मध्य प्रदेश का कौन से नंबर का बना है, 8वें नंबर का बना है, लेकिन भारत के अंदर कुल बात करें तो 57वें नंबर का बना है। और जब ये माधव बनेगा तो ये मध्य प्रदेश के अंदर 9वें नंबर का बन जाएगा। और जैसे ये ऑफिशियली घोषित होगा मध्य प्रदेश ऐसा राज्य बन जाएगा जिसके अंदर सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व होंगे भारत के अंदर। इसका मतलब ये दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया अपना, गलत हो गया। अगला कह रहा है कि साल 1976 में इसे वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। यानी कि रातापानी जो साथियों अभी अभ्यारण्य है, इसको टाइगर रिजर्व घोषित करा है 2 दिसंबर को। इसका मतलब इसको अभ्यारण्य कब घोषित करा था, 1976 में करा था। ये बात मैं ऊपर आपको बता चुका हूं, तो ये वाला स्टेटमेंट भी अपना राइट हो जाएगा। लास्ट कह रहा है कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भीमबेटका रॉक शेल्टर्स इसी का भाग है। अब देखो यूनेस्को के द्वारा साथियों विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किए जाते हैं, आपको पता है। यूनेस्को क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि कुछ स्थलों को धरोहर स्थल घोषित करता है, फिर उनका संरक्षण करने का काम करता है। तो ये जो भारत के अंदर भीमबेटका रॉक शेल्टर्स है, ये वाला क्या है, ये विश्व धरोहर स्थल है। और ये कहां पर है, तो ये रातापानी टाइगर रिजर्व के अंदर ही पड़ता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। इसका मतलब सवाल में इसको पूछना चाहिए था, कथनों पर विचार करो और असत्य कथन बताओ, है ना। एक बात और लिखनी चाहिए थी इसको, असत्य कथन बताओ। हो सकता है टाइपिस्ट भाई साहब जो है इतना सा खा गए हो, खाना नहीं खाया होगा उन्होंने, भूख लगी होगी। तो असत्य कथन बताओ, असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी असत्य हो जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश का 8वें नंबर का है, 7वें नंबर का नहीं है। अब रातापानी से जो कुछ सवाल बन पाएगा, आपके सारे सवाल इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए। ये वाली बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, भीमबेटका रॉक शेल्टर्स। एग्जामिनर आपको डायरेक्ट यही बात पूछ सकता है, कौन सी बात पूछ सकता है, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर एनवायरमेंट का टॉपिक भी है, पर्यावरण का टॉपिक भी है, तो डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है भीमबेटका रॉक शेल्टर्स जो विश्व धरोहर स्थल है ये कहां पर है। तो ध्यान रखना ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में भी कहां पर है, तो रातापानी जो टाइगर रिजर्व है उस एरिया के अंदर ये इन्वॉल्व होती है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, नवंबर 2024 में आधिकारिक तौर पर कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस की ये बात कर रहा है, इसका 104वां सदस्य बन गया है। किसकी बात कर रहा है ये, इंटरनेशनल सोलर अलायंस।
इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और आपको ध्यान रखना है जो कि आपको प्राउड भी फील करवाएगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको आप अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के नाम से जानते हो, उसका 104वां सदस्य अभी कौन सा बना है, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। इनके ऊपर आप विचार करो, तब तक मैं थोड़ा सा आपको आईएसए के बारे में बता देता हूं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में बता देता हूं। ये साथियों बात है साल 2015 की। कब की? 2015 की। 2015 के अंदर पेरिस के अंदर, पेरिस कहां पर है? पेरिस है आपका फ्रांस के अंदर। पेरिस फ्रांस के अंदर क्या होता है? एक कोप का आयोजन होता है। कोप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। 2015 के अंदर क्या होता है? कोप। कोप कौन से नंबर की? 21 नंबर की। इससे पहले वाली जो क्लास अपने चर्चित स्थानों वाली पढ़ी थी, उसमें मैंने आपको कोप के बारे में बताया था कि कोप 29 का आयोजन कहाँ हुआ है? बाकू अजरबैजान में हुआ है। और कोप 30 का आयोजन कहाँ पर होगा? ब्राजील में होगा। वो पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं। एक जो कोप 21 है, ये अपने आप में प्राउड करने की बात है। होता कहाँ पर है कोप 21? पेरिस फ्रांस के अंदर होता है। कब होता है? साल 2015 के अंदर होता है। इस कोप 21 में साथियों एक नया कॉन्सेप्ट निकल करके आता है कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर सूर्य की जो ऊर्जा है उसको हम यूज करना, इस्तेमाल करेंगे, उसका हम प्रयोग करना शुरू करेंगे। और इसके लिए पहल कौन करता है? तो इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री, आपको पता है मोदी जी उस समय नए नए प्रधानमंत्री बने ही थे। तो भारत और फ्रांस, ये 2 राष्ट्र मिलकर के अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का निर्माण करते हैं। आपसे अगर पूछ ले अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में कि इसके मतलब प्रारंभिक सदस्य कौन थे, तो केवल 2 ही राष्ट्र, भारत और फ्रांस, 2 ही इसके प्रारंभिक सदस्य थे साल 2015 के अंदर। और 2015 से 2025 आते आते इसके अंदर कुल कितने मेंबर हो गए? 104 सदस्य हो गए हैं। क्योंकि बाकी राष्ट्रों को भी ये बात समझ में आ गई है कि यार सूर्य की जो ऊर्जा है वो एक नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है और उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। उसके लिए वर्ल्ड वाइड चीजों को फैलाने के लिए किस प्रकार से करना चाहिए, उन सारी चीजों को कंट्रोल करने का काम करता है आपका अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस। अच्छा, इसके बारे में एक और आपके प्राउड करने की जो बात है कि इस अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है आपके गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। कहां पर है? गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है और यह बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट भी है। हेडक्वार्टर कहां पर है? गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एकमात्र ऐसा साथियों, ये अंतरराष्ट्रीय गठबंधन कह लो आप, ऐसा है जिसका मुख्यालय भारत के अंदर है। बाकी जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या फिर कोई भी यूनाइटेड नेशंस होते हैं, उन सब का मुख्यालय कहाँ होता है? किसी ना किसी अलग कंट्री के अंदर ही होता है, विदेश में ही होता है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम के अंदर है और गुरुग्राम आपका कहाँ पर है? हरियाणा के अंदर है। अच्छा, अब इसका राइट आंसर भी आप लोगों ने अभी तक तो सोच ही लिया होगा। 104वां मेंबर कौन बना है? तो आर्मेनिया जो है इसका 104वां मेंबर बन चुका है। बढ़ते हैं आगे। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की 7वीं असेंबली में जारी विश्व सौर रिपोर्ट के 3रे संस्करण के बारे में सत्य कथन है। अभी अपन ने पीछे जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में बात करी है, क्योंकि ये भारत के अंदर अभी रेगुलेट हो रहा है, तो भारत के अंदर इसकी अलग अलग बैठकें होती रहती है। अभी हाल ही में इसकी 7वीं जो असेंबली है साथियों, उसका आयोजन हुआ था और उसके अंदर एक रिपोर्ट जारी की गई थी। कौन सी रिपोर्ट? विश्व सौर रिपोर्ट, ग्लोबल सोलर रिपोर्ट जो है, ग्लोबल सोलर रिपोर्ट, ये जारी की गई थी। अच्छा, ये जारी की गई और ये कहां पर जारी की गई? तो इस रिपोर्ट का 3रा संस्करण था। ये 7वीं असेंबली थी, मतलब ये 7वीं बैठक थी इसकी, और इस 7वीं बैठक के अंदर विश्व सौर रिपोर्ट का कौन सा संस्करण जारी होता है? 3रा संस्करण जारी होता है। अब इस 3रे संस्करण के बारे में आपको इंपॉर्टेंट जो बातें ध्यान रखनी वो सारी आपके सामने लिखी हुई है। ये कह रहा है कि इसके बारे में सत्य कथन आप बताओ। देखो, पहला स्टेटमेंट है, वैश्विक सौर क्षमता में वर्ष 2000 से वर्ष 2023 तक 40% की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई है। यह बात सही है क्या? तो बिल्कुल ये 100% बात सही है। जो वैश्विक सौर रिपोर्ट है, 3रा संस्करण इस रिपोर्ट का, इस रिपोर्ट में ये बात बाकायदा मेंशन है कि साल 2000 से लेकर के 2023 तक अगर हम कंपेयर करते हैं तो जो आपके साथियों सौर क्षमता है, वैश्विक सौर क्षमता यानी कि ग्लोबल लेवल पे सूर्य की ऊर्जा को इस्तेमाल करने की जो क्षमता है वो 40% वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ी है। वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई, यानी कि एक तरीके से एक साल के अंदर 40% की सौर ऊर्जा के अंदर बढ़ोतरी हो रही है, ये वृद्धि दर नोट की गई है। तो ये 40% जो डाटा है ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब ये पहला स्टेटमेंट हो गया अपना राइट। दूसरा कह रहा है वैश्विक ऊर्जा में निवेश वर्ष 2018 के 2.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर के वर्ष 2024 तक 3.1 ट्रिलियन डॉलर हो गया है।
तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। ये दोनों के दोनों आंकड़े हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। 2018 के अंदर ग्लोबल लेवल पर साथियों जो सौर ऊर्जा के लिए अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा था ग्लोबल लेवल पर, वो मात्र 2.4 ट्रिलियन डॉलर था। ठीक है, अब वो 2024 के अंदर बढ़ करके कितना हो गया है, तो 3.1 ट्रिलियन डॉलर हो गया है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। इसने सत्य कथन पूछा है तो आप ऑप्शन सी को चूज करोगे। 1 व 2 दोनों ही सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नवंबर 2024 में पार्टुलुन्स इंस्टीट्यूट्स और सेध बिजनेस स्कूल द्वारा जारी नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स में कितने स्तंभ है। ये बात कर रहा है साथियों एनआरआई की। नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2024 जो है हाल ही में नवंबर 2024 में जारी किया गया है। और इस इंडेक्स को जारी कौन करता है, ये आपको सवाल में मिल गया। पार्टुलुन्स इंस्टीट्यूट और सेध बिजनेस स्कूल, ये दोनों मिलकर के आपके जो है एनआरआई को जारी करते हैं। और इसमें कितने स्तंभ थे आपसे ये पूछा है। इसके बारे में और इंपॉर्टेंट बातें आगे उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन ये जो नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स जारी किया जाता है, इसको जारी करने के लिए 4 स्तंभों के आधार पर चीजें डिसाइड की जाती है। उन 4 मूल एक तरीके से स्तंभ कह लो, वो चारों जो स्तंभ होते हैं उनके अंदर किस किस राष्ट्र का कैसा प्रदर्शन है, उसके आधार पर उन राष्ट्रों को रैंकिंग दी जाती है। तो कितने स्तंभ है मूल, इसके 4 स्तंभ है। अच्छा, कौन कौन से स्तंभ है आ जाओ। देखो, इस इंडेक्स में जो 4 स्तंभों की बात की गई है उसमें एक है आपका टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी, एक इसके अंदर स्तंभ है आपका लोग यानी कि पीपल्स, एक इसके अंदर स्तंभ है आपका शासन यानी कि गवर्नेंस, और एक स्तंभ इसके अंदर है प्रभाव यानी कि इंपैक्ट। तो इन 4 स्तंभों में प्रदर्शन के आधार पर अलग अलग राष्ट्रों को रैंकिंग दी जाती है। और उस रैंकिंग की बात करें तो एनआरआई में फर्स्ट रैंक किसकी थी इस बार, तो फर्स्ट रैंक साथियों आपके अमेरिका की थी। शीर्ष स्थान किसने इसमें सिक्योर करा है, अमेरिका ने। अगर भारत की बात करें तो भारत को इसमें साथियों 53.63 स्कोर मिला है आउट ऑफ 100। और रैंक कौन सी थी भारत की, तो रैंक 49th थी। 49वें नंबर पर आया है भारत इसके अंदर। अच्छा, भारत की जो रैंक साथियों 2024 के अंदर 60 थी, उससे डायरेक्ट 11 रैंक जंप करा है भारत ने। बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट करा है भारत ने, 53.63 स्कोर के साथ में 49th रैंक हासिल करी है। अब ये आपके सामने एक इमेज लगी हुई, इसके अंदर आप देख सकते हो नेटवर्क रेडिनेंस जो इंडेक्स है 2024 का, ये 11th रैंक भारत ने क्लाइम्स करके 49th रैंक पर आ गया है भारत। ठीक है, अच्छा, इस नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स के अंदर भी अलग अलग और पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन इतना ज्यादा डीप में हम जाएंगे नहीं क्योंकि एग्जामिनर इतना डीप आपसे सवाल नहीं पूछेगा। आपसे जो चीज पूछी जा सकती है वो आपके सामने इस वाली स्लाइड पर लिखी हुई है। फर्स्ट रैंक किसकी आई है, भारत की रैंक कौन सी और भारत का स्कोर कितना है, और किन मेजर पैरामीटर्स के आधार पर इसमें रैंकिंग जारी की जाती है एनआरआई के अंदर। तो ये ध्यान रख लेना, टेक्नोलॉजी, पीपल्स, गवर्नेंस एंड इंपैक्ट, इन 4 पैरामीटर्स के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2024 में जारी हुए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक क्लाइमेट चेंज इंफॉर्मेशन परफॉर्मेंस इंडेक्स, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की ये बात कर रहा है 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य कथन नहीं है। फिर इसने गेम खेलना चाहा है आपके साथ में, सत्य कथन नहीं है ये आपको बताना है। देखो, पढ़ लेते हैं सारे के सारे स्टेटमेंट। जारीकर्ता कौन है, जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल, इसके द्वारा जारी की जाती है। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। अब ये नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है, जिसको आप सीसीपीआई भी बोलते हो, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, सीसीपीआई 2024 जो जारी की गई है, ये जारीकर्ता कौन है इसका, तो जनरली एग्जामिनर कभी कभी आपसे पूछ सकता है, जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल, है ना। वैसे आपको याद रह जाएगा क्योंकि देखो इसके अंदर भी क्लाइमेट आ रहा है, इसके अंदर भी क्लाइमेट आ रहा है, तो क्लाइमेट चेंज से संबंधित है, ये दोनों ही जारी कर रहे हैं। इस सूचकांक में प्रथम 3 स्थान रिक्त है। अब ये अपना आप में बहुत बड़ी बात है। इस वाले स्टेटमेंट को आप क्या करो, स्टार लगा लो। होता है ना कि 100 में से अगर रैंकिंग दे रहे हैं तो कोई पहले स्थान पे आएगा, कोई दूसरे पे आएगा, कोई तीसरे में आएगा। तो ये वाला साथियों ऐसा इंडेक्स है, ऐसी रिपोर्ट है जिसके अंदर टॉप 3 स्थान कोई सा भी नेशन सिक्योर कर ही नहीं पाया है। इसका मतलब ये साफ साफ है कि दुनिया के इतने सारे देशों में से कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित मामलों में निपटने के लिए अपनी तरफ से बेहतरीन प्रयास कर रहा हो। आपको पता है अमेरिका ने तो अपने आप को पीछे भी खींच लिया है। अमेरिका तो जो है पेरिस समझौता जो हुआ था 2015 के अंदर, उससे भी अपना आप को उसने बाहर कर लिया है, और वो चौथा देश बन गया जिसने पेरिस समझौते से अपना आप को बाहर किया है ना। तो ये उल्टा जो डेवलप्ड नेशन है वो तो अपने आप को इन चीजों से पीछे खींच रहे हैं, जबकि क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसके अंदर सबसे ज्यादा रोल ही इन डेवलप्ड कंट्रीज का यही सबसे ज्यादा जो है पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके अंदर जलवायु परिवर्तन होता है जिसकी वजह से, है ना। और उल्टा यही अपना आप को पीछे खींच रहे हैं। इसका मतलब ये बहुत ही विचारणीय विषय है कि कोई सा भी देश ऐसा नहीं है जो अपनी तरफ से अथक
प्रयास कर रहा हो, भरपूर प्रयास कर रहा हो ताकि क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके और पृथ्वी को बचाया जा सके। इसलिए इसके अंदर जो स्टार्टिंग के 3 स्थान है वो बिल्कुल खाली ही रहे। अच्छा, इसमें शीर्ष स्थान की अगर आपसे बात करें, पूछ लेवे कि शीर्ष स्थान पर कौन आया है, तो शीर्ष स्थान पर इसमें डेनमार्क आया है। इसका मतलब डेनमार्क को रैंक कौन सी मिली है, तो 4th रैंक मिली है। पहली, दूसरी और तीसरी ये तीनों रैंक तो इसके अंदर खाली ही है, डायरेक्ट 4th रैंक पर आया है आपका डेनमार्क। अब इसमें बात करेगा साथियों आपके भारत की, तो देखो ये तो तीनों स्टेटमेंट सही हो गए, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। इसने पूछा सत्य नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है यही सत्य नहीं होगा। क्यों नहीं है? क्योंकि सूचकांक में भारत का स्कोर तो 67.99 स्कोर था, और ये बोल रहा है इसमें भारत 7वें स्थान पर था, तो यहां इसने थोड़ा सा लोचा कर दिया, 7वें स्थान पर नहीं था, भारत 10वें स्थान पर था। इसका मतलब असत्य स्टेटमेंट हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 4। अब आपको इसमें यह भी ध्यान रखना है कि टॉप 3 रैंक इसमें खाली है। 4th रैंक पे डेनमार्क है जो कि शीर्ष स्थान के ऊपर है। जारी कौन करता है, तो ये क्लाइमेट याद रख लेना, ये इसको जारी करता है, और 4th रैंक पे आपका डेनमार्क है। भारत की रैंक कौन सी है, तो 10वीं है। ये ध्यान रखना, ये 2024 वाला है, 24 वाले के अंदर भारत की 10वीं रैंक है। जो 2023 वाला था उसके अंदर भारत की रैंक कौन सी थी, उसमें 7वीं रैंक थी। यहां पर ये 7वीं रैंक इसीलिए लिखी है ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। हो सकता है आपने पिछली वाली रिपोर्ट भी पढ़ रखी हो, लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हो, तो आपके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में बात क्लिक कर जाएगी, हाँ यार की क्लाइमेट चेंज वाले परफॉर्मेंस इंडेक्स में तो भारत की 7वीं रैंक थी, आप इसको सही मान लो। और जबकि आपको चूज इसी ऑप्शन को करना है क्योंकि 7वीं रैंक 2023 में थी, और 2024 में रैंक कौन सी है, भारत की 10वीं रैंक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और शीर्ष स्थान पर आपका डेनमार्क है, सत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी अपना सही नहीं है। अगला सवाल है कि नवंबर 2024 में संपन्न हुए भारत का 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के संबंध में असत्य कथन है। जो 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था दोस्तों, उसके बारे में ये पूछ रहा है कि असत्य कथन कौन सा है। पहला स्टेटमेंट है कि इसका आयोजन जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम पणजी गोवा के अंदर किया गया था, तो ये वाली बात सही है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। जो इंटरनेशनल आपका फिल्म फेस्टिवल था साथियों, कौन सा, 2024 का, इसका आयोजन नवंबर के अंदर किया जाता है, और कहां पर किया जाता है, गोवा के अंदर किया जाता है। गोवा में भी पणजी के अंदर कौन सा स्टेडियम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम है, इसमें इसका आयोजन होता है। अच्छा, इस फिल्म महोत्सव के अंदर जो थीम थी इस महोत्सव की, वो थीम क्या थी, युवा फिल्म निर्माता भविष्य अभी है। यानी कि जो नए फिल्म डायरेक्टर्स है, जो यूथ फिल्म इंडस्ट्री के अंदर उतर रहे हैं फिल्म बनाने के लिए, उसके लिए इसकी थीम रखी गई, युवा फिल्म निर्माता भविष्य अभी है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है कि महोत्सव के उद्घाटन समारोह की फिल्म ड्राई सीजन थी। ध्यान रखना, ड्राई सीजन जो है ये उद्घाटन समारोह की फिल्म नहीं थी, तो फिर किसकी थी, ये समापन समारोह की फिल्म थी। महोत्सव का जो समापन समारोह था, जब महोत्सव खत्म हो रहा था, तो खत्म होते समय इस फिल्म का जिक्र हुआ था, इसको दिखाया गया था ड्राई सीजन को। आप कहोगे गुरुजी फिर उद्घाटन समारोह की फिल्म कौन सी थी, तो ये भी ध्यान रख लेना, उद्घाटन समारोह की जो फिल्म थी उसका नाम था बेटर मैन। क्या नाम था, बेटर मैन। इस फिल्म का नाम ध्यान रखना। बेटर मैन जो है उद्घाटन समारोह की फिल्म थी, और समापन समारोह की फिल्म आपकी ड्राई सीजन थी। इसकी थीम थी युवा फिल्म निर्माता भविष्य अभी है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो साथियों गोल्डन मयूर है, वो किसको मिला है, गोल्डन मयूर टॉपिक्स, ये मिला है टॉपिक्स फिल्म को। गोल्डन मयूर यानी कि इसका जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है IFF का, ये सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है, जिसको गोल्डन मयूर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसको गोल्डन मयूर बोला जाता है। और ये गोल्डन मयूर जो है ये किसको मिला है, ये मिला है टॉपिक्स फिल्म को। फिल्म का नाम है टॉक्सिक। क्या नाम है, टॉक्सिक। इसका मतलब इसमें इसने पूछा असत्य स्टेटमेंट कौन सा है, तो असत्य कथन हो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी। क्यों, क्योंकि इसने उद्घाटन समारोह की फिल्म को जो है गलत बता दिया है। अगला सवाल है कि नवंबर 2024 में संपन्न हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के संबंध में आपको सत्य कथन नहीं है ये बताना है। फिर से वही बात की सही नहीं है। महाराष्ट्र की जो विधानसभा है उसमें टोटल कितनी सीटें, आपको पता अभी नवंबर के अंदर ही महाराष्ट्र और झारखंड इन दोनों राज्यों के अंदर इलेक्शंस हुए थे, और यहां से आपको सवाल पूछे जाने की प्रबल संभावना है। क्यों संभावना है, आपको याद होगा अभी कुछ टाइम पहले 16 फरवरी के दिन आपके लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था, और उसके अंदर आपसे महाराष्ट्र के जो लोकसभा चुनाव थे वहां पर जो है साथियों आपकी शिवसेना पार्टी है उसने कितनी सीटें हासिल करी है, इसके बारे में आपसे पूछ लिया था। इसका मतलब ये इसके अंदर भी पूछ सकता है कि किस पार्टी ने कितनी सीटें हासिल करी है और मुख्यमंत्री कौन बने हैं, कौन सी पार्टी के मुख्यमंत्री बने हैं, ये बातें भी पूछी जा सकती है। तो पहला स्टेटमेंट तो है कि कुल विधानसभा की सीटें कितनी है, 288 है, तो ये वाली बात तो सही है। अच्छा, लगे हाथ ये भी आपको ध्यान होगा, राजस्थान के अंदर विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तो राजस्थान में विधानसभा की सीटें 200 है, आपको ये ध्यान रखना है। महाराष्ट्र में विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 288 है। अगला कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसमें 130 सीटें जीती है।
ये वाली बात सही है क्या? अभी बात करेंगे, पहले आगे आ जाओ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसने मात्र 16 सीटें जीती है, ये वाली बात बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि शिवसेना के अंदर भी SHS ने 57 सीटें जीती है, तो ये वाली बात भी सही है। आपको पता होगा शिवसेना जो पार्टी है उसको बाला साहब ठाकरे ने स्थापित करा था 1966 के अंदर। तो मैं आपको, एक तो है आपके उद्धव ठाकरे है और एक आपके कौन है, एकनाथ शिंदे है। इन दोनों ने क्या करा, इस शिवसेना पार्टी को तोड़ करके दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, जिसमें से एक का नाम तो रखा गया है उद्धव बाला साहब ठाकरे, ठीक है, और एक का नाम क्या रख दिया इन्होंने, एक का नाम रख दिया शिवसेना शिंदे। तो जो शिंदे के पास शिवसेना पार्टी है उस पार्टी को बोला जाता है SHS। और इसने कितनी सीटें जीती है, इसने 57 सीटें जीती है। अच्छा, स्टेटमेंट में मैंने इसको ही क्यों लिया, उद्धव बाला साहब ठाकरे वाली ब्रांच को क्यों नहीं लिया शिवसेना को, क्योंकि सरकार जो बनी है वो सरकार बनी है आपकी किसकी, महायुति गठबंधन की सरकार बनी है। और महायुति गठबंधन के अंदर मेजोरिटी के अंदर एक तो आपकी बीजेपी है और दूसरी कौन है, दूसरी आपकी शिवसेना है। यानी कि सरकार बनने के अंदर जो शिवसेना SHS है, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना की पार्टी है, उसने साथियों सरकार बनाने के अंदर भागीदारी करी है। इस वजह से इसके बारे में भी पूछा जा सकता है कि इसकी कितनी सीटें हैं, तो 57 सीटें इसने जीती है। अब यहां जो ये असत्य कथन की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 130 सीटें नहीं जीती है। फिर कितनी सीटें जीती है, ये ध्यान रखना, भारतीय जनता पार्टी ने 132 सीट्स इसके अंदर जीती है। अच्छा, इसके अंदर देखो टोटल 288 है, यानी कि इसमें जीत के लिए कितनी चाहिए थी, लगभग 145 सीट जिस पार्टी के पास में आती वो पार्टी जीत हासिल करती, वही पार्टी अपनी सरकार बनाती। लेकिन यहां पर तो बीजेपी के पास 132 सीटें आई। इसका मतलब बीजेपी को किसी ना किसी के साथ क्या करना होता, गठबंधन तो करना ही होता। और महाराष्ट्र के अंदर जो गठबंधन होता है उसको बोला जाता है महायुति गठबंधन। क्या बोला जाता है, महायुति गठबंधन। इस वर्ड को सुनकर के कंफ्यूज मत होना। महाराष्ट्र में अभी महायुति गठबंधन की सरकार है जिसके अंदर मेजोरिटी के अंदर आपकी बीजेपी है, दूसरे नंबर पर आपकी शिवसेना है। और इसने आपसे असत्य पूछा है तो असत्य आप चूज कर लो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की 130 नहीं बल्कि 132 सीटें हैं। अब यहाँ आपके सामने कुछ मैंने स्क्रीनशॉट लगाए हैं जिससे थोड़ा सा आपके माइंड में क्लेरिफिकेशन आ सके। टोटल 288 सीटें हैं, बहुमत के लिए 145 चाहिए। जो 145 सीटें जीतेगा वो सरकार बनाएगा। शिंदे को उद्धव से 3 गुना ज्यादा सीटें मिली, यानी कि एक तो देखो शिवसेना शिंदे की है जिसको आप SHS के नाम से जानते हो, एक शिवसेना जो है उद्धव की है। किसकी है, उद्धव की है। और उद्धव को बोला जाता है UBT, उद्धव बाला साहब ठाकरे नाम रखा हुआ उसका। तो इनको तो मिली है 57 सीटें शिंदे को, और इनको कौन कितनी सीटें मिली है, तो इनको 20 सीटें मिली है। अच्छा, इसमें देखो महायुति जो गठबंधन है, दो गठबंधन है, एक तो महाविकास आघाड़ी गठबंधन है जिसके अंदर मेजोरिटी के अंदर आपकी कांग्रेस होती है, और एक महायुति गठबंधन बनता है महाराष्ट्र में जिसके अंदर मेजोरिटी में बीजेपी होती है। तो इनके पास 230 सीटें आ गई है 288 में से, यानी कि टोटल वोट शेयर 48.6% है। तो सरकार तो ऑब्वियसली बात है महायुति गठबंधन की बनेगी, जिसमें बीजेपी की सीटें 132 है, एकनाथ शिंदे की जो है 57 सीटें हैं, और आपकी जो NCP पार्टी है अजीत गुट की, उसकी साथियों 41 सीटें हैं। और जो दूसरा गठबंधन है वो महाविकास आघाड़ी गठबंधन है जिसके अंदर नेशनल कांग्रेस की 16 सीटें हैं, और आपकी जो शिवसेना UBT वाली है उसकी 20 सीटें हैं, और जो NCP यानी कि अन्य जो और पार्टीज है उनकी 10 सीटें हैं। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है बस। एक तो महायुति गठबंधन की सरकार बनी है जिसके पास कुल जो है सीटें कितनी है, 230 है, जिसके अंदर मेजोरिटी के अंदर बीजेपी है, बीजेपी की 132 सीट्स है, और शिवसेना शिंदे की 57 सीट्स है। ये वाली बात याद रख लेना। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला कह रहा है कि नवंबर 2024 को हेमंत सोरेन ने कौन सी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करी है। मैंने आपको बोला था ना कि नवंबर के अंदर कितने राज्यों के अंदर चुनाव हुए थे, एक महाराष्ट्र में हुए थे, दूसरा आपके झारखंड के अंदर हुए थे। तो महाराष्ट्र में तो सरकार बना ली आपके बीजेपी ने गठबंधन करके, महायुति गठबंधन की सरकार बन गई है, जहां पर टोटल सीटें कितनी थी, तो 288 सीटें थी। अब दूसरा जो झारखंड है, वहां झारखंड में किसकी सरकार बनी है, तो याद रखना झारखंड के अंदर इंडिया अलायंस की सरकार बनी है, और इंडिया अलायंस के अंदर मेजोरिटी के अंदर कौन होती है, आपकी कांग्रेस होती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और झारखंड के अंदर जो मुख्यमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं, हेमंत सोरेन बने हैं। और ये हेमंत सोरेन जो है कौन सी पार्टी से आते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नाम से झारखंड में एक पार्टी है, जैसे महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना वैसी झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा। उस पार्टी के ये अध्यक्ष है हेमंत सोरेन, जो कि मुख्यमंत्री बने हैं, और इसके अंदर मेजोरिटी के अंदर इनकी पार्टी जो है उसी की साथियों सीटें हैं। अच्छा, इसने पूछा क्या है कि हेमंत सोरेन कौन सी बार झारखंड के प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये 4थी बार झारखंड के प्रधानमंत्री बन गए। अब मेजोरिटी के अंदर इनकी पार्टी है तो सबसे ज्यादा सीटें झारखंड में इनको ही मिलती है, तो ऑब्वियस ही बात है मुख्यमंत्री भी यही बनते हैं, और ये लगातार 4थी बार जो है झारखंड के क्या बन गए हैं, मुख्यमंत्री बन गए। अब इसके बारे में एक बात और याद रख लो,
इसके अंदर टोटल सीटें कितनी हैं? तो 81 सीटें हैं। कहां पर? झारखंड के अंदर विधानसभा की। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है इसके पास 81 में से 34 सीटें आई है और इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास में 16 आई है, आरजेडी के पास में 4 और बीजेपी के पास में 21 सीटें आई है। तो इन मुक्ति मोर्चा वालों ने भाई साहब इंडियन नेशनल कांग्रेस और इनको बाकी सबको मिला करके सरकार बना ली अपनी इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन क्यों बोला जाता है? कांग्रेस भी इसके अंदर शेयर होल्डर होता है। अच्छा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बने, जो कि चौथी बार मुख्यमंत्री की शपथ ली है इन्होंने। ये आपके सामने हेमंत सोरेन आपको दिख रहे होंगे, बड़े ही इनोसेंट और मासूम लग रहे हैं। चलो, तो अपने इस सवाल का राइट आंसर तो क्या हो गया कि चौथी बार जो है मुख्यमंत्री बन गए हेमंत सोरेन जी झारखंड के। अगला सवाल है कि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध के लिए किस देश की संसद में प्रस्ताव पेश किया गया है? और आपको बता दूं, ये प्रस्ताव तो हालांकि नवंबर में पेश किया गया था, अभी जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये प्रस्ताव पारित भी हो चुका है। और आपके जो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट है साथियों, इस सरकार ने क्या करा है कि 16 वर्ष से 16 ईयर से कम उम्र के जो भी बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया पूरे तरीके से। वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। और ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, क्योंकि किसी भी देश की प्रगति किस चीज़ पे डिपेंड करती है, उसके अंदर एक मेजर फैक्टर होता है उस देश का यूथ, उस देश का युवा। और युवा कौन बनेगा? अभी जो बच्चे हैं, यानी कि अभी जो टीन एज के अंदर है, अभी जो नए पैदा हो रहे हैं, आगे जाकर के वही युवा बनेंगे और वही आगे जाकर के देश को चलाएंगे। ये जो सोशल मीडिया है, इस सोशल मीडिया के कंजम्पशन की वजह से आज का जो बच्चे हैं या फिर आज का जो यूथ है वो पूरी तरह से स्पॉइल हो रहा है। हर कंट्री के अंदर यही वाली बात है। तो ऑस्ट्रेलिया ने ये अपने आप में बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि जिसकी भी उम्र 16 साल से कम है वो जो है सोशल मीडिया से दूर रहेगा। उनके लिए पूरी तरह से सोशल मीडिया के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका आपके राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर की गई वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। अब देखो, इससे पहले वाली क्लास में तुमने बात करी थी वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की, जिस कमेटी का साथियों ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का अध्यक्ष किसको बनाया? पीपी चौधरी को बनाया है, जो कि बीजेपी के आपके सांसद है। यहां पर हम बात कर रहे हैं वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की। किसकी बात कर रहे हैं? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। अब ये क्या भला है भला? तो पहले तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लो। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, इसको क्या बोलोगे आप? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन को एक राष्ट्र एक सदस्यता। एक राष्ट्र एक सदस्यता, इसका मतलब क्या है? अपने भारत देश के अंदर जितने भी कोई नए इनोवेशन होते हैं या किसी प्रकार की कोई कृति लिखी जाती है, आपको पता है अगर कोई नई खोज होती है, कोई नया रिसर्च पेपर जारी किया जाता है, तो उसके ऊपर अधिकार जो है उसका पेटेंट या उसका कॉपीराइट उस पेपर को लिखने वाले, रिसर्च को लिखने वाले के पास होता है। यानी कि उससे आपको अगर पढ़ना है तो वो खरीद करके पढ़ना पड़ता है। अब खरीद करके कितने अलग अलग लोग पढ़ेंगे या कितनी सारी अलग अलग चीज़ों को आप खरीद कर के पढ़ोगे। तो चाहे कोई सी भी नई करती है, कोई नवाचार है टेक्नोलॉजी के मामले में हो, चाहे फिर वो बायोलॉजी के मामले में हो, चाहे फिर बायोटेक के मामले में हो, या किसी प्रकार की कोई कल्चरल चीज़ें हो, तो उनके जो साथियों जितने भी ओनर्स हैं वो सभी ओनर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर आएंगे और वहाँ पर अपनी कृतियों को, वहाँ पर जो है सरकार के साथ में कोलेबरेट करके वहाँ पर अपनी कृतियों को रजिस्टर कर देंगे। अब हम जैसे जितने भी भारतीय हैं वो हर एक भारतीय वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, यानी कि भारत के अंदर नवाचार होने वाली या नई सृजित होने वाली हर एक चीज को एक साथ केवल एक ही सब्सक्रिप्शन में एक्सेस कर सकता है। यानी कि कोई सा भी नया रिसर्च पेपर हो, कोई सी नई खोज हो, किसी भी प्रकार का नया कोई साहित्य हो, उन सारी चीजों को आप एक्सेस कर सकते हो। बस आपको एक बार सब्सक्रिप्शन लेना होगा। इसके लिए ये वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन है। ये बोल रहा है कि इस योजना हेतु, हालांकि ये योजना अभी शुरू की गई है, ठीक है, और ये 2025 से लागू होगी आपकी। इस योजना हेतु 3 कैलेंडर वर्षों हेतु कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? 3 कैलेंडर वर्ष का मतलब है साल 2025, 2026 और 2027। इन 3 सालों के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जो योजना है सरकार की, इस योजना पर सरकार कितने पैसे खर्च करेगी? 6000 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च करने वाली है 3 सालों के लिए। यानी कि 3 सालों का पूरा पैकेज दे दिया है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के लिए। कितने रुपए? ये इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको छाप के रख लेना, यहां से सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि ये आपके एजुकेशन से भी जुड़ा हुआ है और सरकार की नई योजना भी है। तो कितना अमाउंट है? 6000 करोड़ का अमाउंट है। चलो आगे देखते हैं कि अमेरिकी जो पत्रिका है फोर्ब्स, इस फोर्ब्स के द्वारा जो साथियों जारी की गई है वर्ष 2024 की विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? फोर्ब्स क्या है तो इतना जान लो, फोर्ब्स एक अमेरिकन पत्रिका है, बिजनेस पत्रिका है। ये पत्रिका क्या करती है कि इसने टॉप 100 वुमेन्स की एक लिस्ट जारी करी है। इसकी टॉप 100 वुमेन्स की। इन टॉप 100 वुमेन्स के अंदर आपसे सवाल में पूछा है कि पहले नंबर पर कौन है। एक बात तो मैं आपको यहां पर बता दूं कि ये जो टॉप 100 वुमेन्स है, दुनिया भर से टॉप 100 वुमेन्स की सूची जारी हुई है। इसमें भारत की कितनी महिलाएं हैं? तो 3 भारतीय महिलाएं इसके अंदर शामिल है। कितनी महिलाएं हैं भारतीय? 3 भारतीय महिलाएं इसके अंदर शामिल है।
और वो तीन कौन कौन सी है, तो एक तो आपकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी है, एक आपकी रोशनी नादर है, और उसके अलावा एक और महिला है, आगे उसके ऊपर अपन बात करेंगे। फिलहाल ये कह रहा है कि सूची में प्रथम स्थान पर कौन है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका आपके राइट आंसर है उर्सुला वॉन डेर लेयन। ये कहाँ की है, तो ये यूरोप की है और ये इस सूची के अंदर पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कौन है, क्रिस्टीन लेगार्ड है, और तीसरे स्थान पर आपकी इटली की जो प्रधानमंत्री है जियोर्जिया मेलानी ये है। आगे आ जाओ, इनके ऊपर तीनों के ऊपर बात कर लेते हैं। पहले नंबर पर जो आपकी है उर्सुला वॉन डेर लेयन है, ये यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है, ये बात ध्यान रख सकते हो आप। दूसरी आपकी क्रिस्टीन लेगार्ड है, ये यूरोपीय केंद्रीय बैंक की अध्यक्ष है, और तीसरे नंबर पर आपके जो है जियोर्जिया मेलानी है, ये इटली की प्रधानमंत्री है। इतना याद ना रख सको, पहला तो याद रख ही लेना कि आपकी उर्सुला वॉन डेर लेयन है और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष है। और तीन जो भारतीय महिलाएं, उसमें एक तो आपकी निर्मला सीतारमन है, भारत की वित्त मंत्री है। भारत के अंदर आपसे पूछे टॉप 100 में से भारत में पहले नंबर पे कौन है, तो भारत में पहले नंबर पे निर्मला सीतारमन है। दूसरी नंबर पे आपके रोशनी नादर है, जो आपकी HCL कंपनी है, उस HCL कंपनी की, इसका पूरा नाम रोशनी नादर मल्होत्रा है, इनके पापा की इन्होंने जगह ली है और बहुत अच्छा तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो कर रही है। तीसरे नंबर पे कौन है, तो आपकी किरण मजमूदार शो है। तो ये तीन भारतीय महिलाएं हैं जिन्होंने टॉप 100 के अंदर अपना स्थान बनाया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व बौद्धिक संपदा संकेत रिपोर्ट। अब देखो बात आ गई ना, मैंने आपको पीछे बताया था WIPO के बारे में, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, इसी के द्वारा जारी की जाने वाली एक रिपोर्ट है जिसको बोला जाता है विश्व बौद्धिक संपदा संकेत रिपोर्ट, यानी कि इसको आप क्या बोलोगे, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी संकेतक रिपोर्ट, यानी कि इंडेक्स रिपोर्ट है ये, ठीक है, इंडिकेटर्स रिपोर्ट है ये। इसके अनुसार पेटेंट फाइलिंग में भारत का विश्व स्तर पर कौन सा स्थान है। पेटेंट फाइलिंग का मतलब समझ गए ना, कोई भी नई चीज की आपने खोज करी, उसके लिए आप पेटेंट फाइल करोगे कि इसके एकाधिकार केवल और केवल आपके पास रहेंगे। जैसे मान लो कि आपने कार की कोई नई डिजाइन बनाई है ना, अब उस डिजाइन को इस्तेमाल करके मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां क्या करेगी, कार मैन्युफैक्चर करके मार्केट में उतारेगी और फिर मार्केट में वो कारें बिकना शुरू होगी। तो उसमें सबसे ज्यादा कमाई किसकी होगी, जिसने वो कार की डिजाइन बनाई है। एक बार की उसको उस डिजाइन को सेल करने पर बहुत बड़ा अमाउंट मिलता है, यानी कि वो पैसे लेकर के उसका एकाधिकार कंपनी को बेच देता है। तो जो पहली बार उस कार की डिजाइन को बनाने वाला है वो उसका मालिक होता है, वो उसके लिए पेटेंट फाइल कर सकता है कि ये डिजाइन मेरी है। तो इसी प्रकार से भारत, यानी कि जो नई नई चीजों की खोज होती है, उन नई चीजों की खोज के ऊपर पेटेंट फाइल किया जाता है। और ये बोल रहा है कि पेटेंट फाइलिंग में भारत का विश्व स्तर पर कौन सा स्थान है। इसका मतलब भारत कितने नवाचार कर रहा है। और वो पेटेंट फाइल किया कहां पर किया जाता है, WIPO के अंदर किया जाता है। WIPO ने जो ये रिपोर्ट जारी करी है, इस रिपोर्ट के अंदर साथियों भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का इसमें 6वां स्थान है। कौन से नंबर पर है भारत, 6ठे स्थान पर है। और आपको ये भी ध्यान रखना है पहले नंबर पर कौन है, तो पहले नंबर पर आपका चाइना है, दूसरे नंबर पे US है, तीसरे पे जापान है, चौथे पे साउथ कोरिया है और छठे नंबर पे अपना भारत है। जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स रिपोर्ट है 2024 की, इसके अंदर भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का इसमें 6ठा स्थान है। ध्यान रखना पेटेंट फाइल करने के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के सबसे उन्नत संचार उपग्रह, यानी कि आपका जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है G20, क्या नाम है इसका, G20। इसको GSAT-N2 के नाम से भी आप जानते हो, GSAT-N2 के नाम से भी जानते हो। ये जो आपकी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है उसके अंदर ले जाकर के इसको एस्टेब्लिश किया जाता है। इसके संबंध में असत्य कथन कौन सा है, आपको ये बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि ये स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया, ये बात सही है क्या, बिल्कुल ये वाली बात सही है। फाल्कन 9 जो रॉकेट है ये कौन सी कंपनी का है, एक अमेरिकन कंपनी है, स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी है। वो क्या करती है अमेरिकन कंपनी, जैसे अपने भारत के अंदर जो अपना सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, वहां से क्या किया जाता है, वहां से अंतरिक्ष के अंदर आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा के अंदर वहां से भेजा जाता है अंतरिक्ष के अंदर कोई सा भी मिशन। अब हम भारत से तो भेज नहीं रहे, भेज किससे रहे, अमेरिका के रॉकेट से भेज रहे हैं। कौन से रॉकेट से, फाल्कन 9। कौन सी कंपनी, स्पेस एक्स कंपनी एलन मस्क की, उसका रॉकेट है फाल्कन 9। इस रॉकेट में अपना जो GSAT-N2 उपग्रह है इसको बिठा करके अपन ने अंतरिक्ष में भेजा, कहां से, फ्लोरिडा से। फ्लोरिडा कहां पर है, अमेरिका के अंदर है। तो इस फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा अपन ने क्या करा, इसको भेजा है। अच्छा, आपके दिमाग में ये भी तो बात आ सकती है सर फाल्कन 9 से क्यों भेजा है, अपने पास भी तो GSLV और PSLV बहुत सारे सैटेलाइट है। तो आपको बता दूं, अपने जो सबसे ज्यादा भार ले जाने वाला सैटेलाइट है या रॉकेट है वो है GSLV MK3 और वो ज्यादा से ज्यादा 4000 किलोग्राम का भार लेके जा सकता है। जबकि इसका वजन कितना था, इसका वजन था 4700 किलोग्राम। इसका मतलब इस वजन को सहन करने के लायक नहीं था अपना जो GSLV MK3 है, इस वजह से इसको अमेरिका के रॉकेट से भेजा है फाल्कन 9 से। अगली बात कर रहा है कि ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL का दूसरा मांग संचालित उपग्रह है।
दूसरा मांग संचालित उपग्रह है, मतलब ये इसने दूसरा उपग्रह भेजा है, संचार उपग्रह। पहला कौन सा था, ध्यान रखना, GSAT-24 नाम से पहला मांग संचालित का उपग्रह था, और दूसरा कौन सा है, GSAT-20 है। NSIL क्या होता है, तो ये इसरो की एक ब्रांच है जिसको बोला जाता है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर भी कहां पर है, बंगलुरु के अंदर है। और ये साथियों जितने भी एक तरीके से वो होते हैं ना समझौते, समझौता का मतलब जो भी अलग देशों के साथ में इनको करना होता है कि हाँ इतने पैसे लगेंगे, मतलब जो इसरो का फाइनेंस सेक्टर है उसको ये संभालती है। अब अपन ने अपने रॉकेट को, अपने उपग्रह को अमेरिका के रॉकेट में रख करके भेजा है, तो इसने क्या करा है, अपनी जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, इसने अमेरिका की जो स्पेस एक्स कंपनी है उसके साथ जाकर के टाइप करा, एक समझौता करा कि हम आपको इतने रुपए देंगे और आप हमारे उपग्रह को आपके रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजो। ठीक है, तो ये इसरो की ही एक ब्रांच है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, बंगलुरु के अंदर है। और इसका दूसरा उपग्रह था, तो ये बिल्कुल सही बात है, पहला कौन सा था, GSAT-24 था, और दूसरा है आपका GSAT-20। अगला कह रहा है कि इसकी संचालन अवधि या इसका जीवन काल 20 वर्ष होगा। अब यहां पर इसने मात दे दी है, 20 वर्ष नहीं होगा, फिर कितने वर्ष होगा, ये केवल 14 वर्ष ही होगा। 14 वर्ष तक अंतरिक्ष के अंदर ये उपग्रह काम करेगा। इसने पूछा असत्य कथन, ऑप्शन नंबर सी असत्य हो गया। अगला कह रहा है कि 4700 किलोग्राम वजनी इस उपग्रह से बेहतरीन इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी, तो बिल्कुल ध्यान रखना आप 48 GB प्रति सेकंड, 48 GB प्रति सेकंड का डेटा आपको प्राप्त हो सकता है इस वाले उपग्रह से। आपको पता है अभी एलन मस्क जो है अंतरिक्ष के अंदर बहुत सारे सैटेलाइट भेज रहे हैं ताकि वो अंतरिक्ष से आपको इंटरनेट प्रदान कर सके, यानी कि अब आपको किसी तरह का टावर लगवाने की, आपके घर में ब्रॉडबैंड लगवाने की आवश्यकता नहीं होगी। सीधा आपका मोबाइल जो है अंतरिक्ष में GSAT-N2 सैटेलाइट से कनेक्ट होगा और वहां से आपको नेट मिलना शुरू हो जाएगा। और नेट की स्पीड भी कितनी, 48 GB प्रति सेकंड, यानी कि बहुत ही बेहतरीन इंटरनेट कनेक्टिविटी इसको मिलेगी। इसको कम्युनिकेशन सैटेलाइट इसीलिए बोला गया है, संचार उपग्रह इसीलिए बोला गया है, ये कम्युनिकेशन करने के काम में आएगा, डाटा ट्रांसफर करने के काम में आएगा। तो इसमें असत्य कथन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी असत्य हो गया, क्योंकि इसका जीवन काल 14 वर्ष होगा। तो GSAT-N2 के बारे में सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। ये फाल्कन 9 के द्वारा भेजा गया, भारत के किसी रॉकेट के द्वारा नहीं भेजा गया है। अगला सवाल है कि चर्चा में रही मोनिका शोराण, मोनिका शोराण के संबंध में आपको निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन कौन से ये बताना है। कौन है भाई साहब मोनिका शोराण, आ जाओ एक एक करके बात करते हैं इनके बारे में। ये एक इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है राजस्थान की साथियों, जो कि हनुमानगढ़ की भादरा तहसील की है। ये हनुमानगढ़ की रहने वाली है, तो बिल्कुल हनुमानगढ़ की रहने वाली है। हनुमानगढ़ के अंदर एक तहसील है साथियों भादरा, इस भादरा तहसील की रहने वाली है, तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। इन्होंने तिराना अल्बानिया में, यानी कि तिराना अल्बानिया देश के अंदर तिराना एक जगह है, वहां पर अंडर 23 जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी, उस कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर 68 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब पता चल गया ये इंपॉर्टेंट क्यों है। हनुमानगढ़ की रहने वाली शेरनी है, 68 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। किसके अंदर, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर। ठीक है, यानी कि ये एक पहलवान है और ये इनका लगातार दूसरा मेडल है, तो ये वाली बात भी सही है, दूसरा मेडल है। पहला मेडल इससे पहले 2023 वाला भी इन्होंने ही जीता है और 24 वाला भी इन्होंने ही जीत लिया। इसका मतलब तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो 1 2 3 आप चूज कर लोगे। अब ये वाला सवाल मैंने क्यों लिया है, क्योंकि अभी आरपीएससी ने पिछले जो 2 एग्जाम लिए हैं आपके आरएस का और लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड का, उनके अंदर बाकायदा आपके एक के अंदर तो आपके अनुया प्रसाद के बारे में पूछ लिया जो कि शूटिंग से संबंधित है, और एक मोना अग्रवाल के बारे में पूछ लिया। इसी प्रकार से 3-3 स्टेटमेंट देख करके तो मैंने स्पोर्ट्स वाली जो क्लास करवाई है उसमें सारे व्यक्तित्व मैंने अच्छे से कवर करे हैं। एक मोनिका शोराण के बारे में डिटेल में नहीं बताया था, इसलिए ये वाला सवाल मैंने इसमें ले लिया है। जो साथी ईओआरओ का एग्जाम देने जा रहे हैं, आप लोगों के लिए तीनों क्लासेस इंपॉर्टेंट है, और नॉट ओनली ईओआरओ, सामने चाहे आप पटवार दे रहे हो, वीडियो दे रहे हो, या फिर आपके सामने लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड का पेपर होना हो, हर एग्जाम में ये वाली करंट की क्लासेज आपकी काम आएगी, क्योंकि इसके अंदर महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। और ये सारा एक तरीके से आपका रिवीजन करवाने के लिए मैं प्रश्न लेके आया हूँ। बाकी तो मंथली करंट अफेयर्स अपने पढ़ते ही रहते हैं। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट अपने राइट हो गए। ऑप्शन नंबर 1 2 3 अपन चूज करेंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए पंच गौरव कार्यक्रम में कौन सा विभाग नोडल विभाग नहीं है। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि पंच गौरव कार्यक्रम है क्या। अभी उसके ऊपर भी बात करेंगे। ये पूछ रहा है कि राज्य सरकार ने जो प्रारंभ किया है पंच गौरव कार्यक्रम, उसमें नोडल विभाग कौन सा नहीं है। तो आपको ध्यान होना चाहिए, पंच गौरव कार्यक्रम है तो 5 इसके अंदर नोडल विभाग होंगे। और पंच गौरव कार्यक्रम है क्या, तो राजस्थान सरकार ने हाल ही में साथियों एक इस प्रकार का कार्यक्रम लॉन्च किया है, जिसके तहत एक जिले के अंदर 5 चीजें ऐसी होगी जो 5 चीजें उन जिले को इंडिकेट करेगी, उस जिले को एक तरीके से रिप्रेजेंट करेगी इंटरनेशनल लेवल पर भी। तो इसको बोला जाता है एक जिला, और एक जिले के अंदर 5 चीजें। 5 चीजें कौन कौन सी, पहली चीज मैं आपको कहूं तो एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद। दूसरी मैं बात करूं तो एक जिला एक उपज, उपज यानी कि जो कृषि की आपकी उपज होती है,
तीसरी इसमें अपन बात कर सकते हैं एक जिला एक खेल, यानी कि एक जिले के अंदर पर्टिकुलर उस जिले को डिनोट करने के लिए एक खेल होगा। अगली हम बात कर सकते हैं एक जिला एक वनस्पति प्रजाति, यानी कि वनस्पति की एक प्रजाति होगी एक जिले को डिनोट करने के लिए। और अगली हम बात कर सकते हैं साथियों एक जिला एक पर्यटन स्थल, यानी कि एक जिले के अंदर पर्टिकुलर उसका खुद का एक पर्यटन स्थल होगा जो उस जिले को डिनोट करेगा। तो एक जिले के अंदर ये 5 चीजें ऐसी होगी जो कि उस जिले को डिनोट करेगी, इस वजह से इसको पंच गौरव कार्यक्रम बोला गया है। और इन 5 चीजों के लिए एक एक नोडल विभाग जिम्मेदार है। अब इधर आ जाओ, एक उत्पाद के लिए तो कौन सा नोडल विभाग है, तो उसके लिए आपका उद्योग विभाग जिम्मेदार है। एक जिला एक उत्पाद के लिए उद्योग विभाग जो है ये जिम्मेदार होगा। अगली बात कर रहा है एक उपज की, इसके लिए आपका कृषि विभाग जिम्मेदार होगा। अगली इसने बात करी खेल की, तो इसके लिए आपका खेल विभाग या खेल मंत्रालय जिम्मेदार होगा। एक वनस्पति प्रजाति की बात करी तो इसके अंदर आपका जो राजस्थान का वनस्पति विभाग है वो जिम्मेदार होगा। और एक पर्यटन स्थल की बात करिए, इसमें आपका पर्यटन विभाग जिम्मेदार होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 विभाग होंगे। अब इसने पूछा क्या है, इसने पूछा कि कौन सा विभाग नहीं है, तो आपको ऑब्वियसली बात पता है कृषि विभाग उपज के लिए, उद्योग विभाग उत्पाद के लिए, खेल विभाग खेल के लिए है, पंचायती राज विभाग का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपने चूज कर लिया इसके अंदर। तो ये 5 चीजें आपको ध्यान रखनी है कि पंच गौरव कार्यक्रम में कौन कौन सी चीजें शामिल है। चलो आगे बढ़ते हैं कि नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से, ये वही केनेडी स्पेस सेंटर है जो फ्लोरिडा के अंदर स्थित है, जहां से आपके GSAT-N2 उपग्रह को भेजा गया है। लॉन्च किए गए विश्व के पहले लकड़ी के सैटेलाइट का विकास किस देश की यूनिवर्सिटी ने करा है। अब यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे साथी, इसको छाप लेना। क्यों छाप लेना, दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट, ये चीज हाईलाइट करके लिख लो, विश्व का प्रथम लकड़ी का सैटेलाइट, विश्व का प्रथम लकड़ी का सैटेलाइट। आज तक अंतरिक्ष में किसी ने भी लकड़ी का सैटेलाइट नहीं भेजा है, जबकि जापान ने यह कारनामा कर दिखाया है, जिसका नाम क्या है लकड़ी के सैटेलाइट का, दुनिया के प्रथम लकड़ी के सैटेलाइट का नाम भी लिख लो यहां पर मेरे साथ में, इसका नाम है आपके लिग्नोसेट। क्या नाम है, लिग्नोसेट। अच्छा, इस लिग्नोसेट को बनाया किसने है, तो इसको साथियों जापान की यूनिवर्सिटी ने बनाया है। किसने निर्माण करा है लकड़ी के सैटेलाइट का, जापान की यूनिवर्सिटी ने निर्माण करा है। तो आप क्या करोगे इसमें, ऑप्शन नंबर ए चूज करोगे। ये कह रहा है कि जापान की यूनिवर्सिटी ने बनाया है। अच्छा, बनाया तो जापान की यूनिवर्सिटी ने है, लेकिन इसको लॉन्च कहां से करा है, तो लॉन्च इसको अमेरिका के फ्लोरिडा के अंदर जो आपका नासा का केनेडी स्पेस सेंटर है, यहां से इसको लॉन्च करा है। और कब करा है, नवंबर 2024 के अंदर इसको लॉन्च करा है। अगली बात कर रहा है कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। मंगला पशु बीमा योजना पशुओं से संबंधित है। जिस प्रकार से इंसानों का बीमा होता है, राजस्थान सरकार ने पशुओं का बीमा करना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि राजस्थान की इकोनॉमी के अंदर किसानों का और पशुओं से प्राप्त होने वाले उत्पादों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है ना। तो किसानों को प्रॉपर उसका पैसा भी मिले, और कोई पशु अगर मर जाए या किसी पशु का नुकसान हो जाए किसान को, तो उसका हर्जाना भी किसान को मिल सके, इसलिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है, मंगला पशु बीमा योजना। इस योजना में क्या चीजें होंगी, तो इसमें ये पूछ रहा है असत्य कथन कौन सा है। अब ये एक सवाल पूरी की पूरी योजना आपकी कवर कर लेगा। पहला कह रहा है योजना का शुभारंभ कब हुआ था, 13 दिसंबर 2024 को हुआ था। ये तो बात सही है साहब, 13 दिसंबर 2024 को मंगला पशु बीमा योजना का शुरुआत होता है। अगला कह रहा है कि बीमा कवरेज, बीमा कवरेज यानी कि इस मंगला पशु बीमा योजना के अंदर कितने कितने पशुओं का बीमा किया जाएगा, तो 5-5 लाख तो दुधारू गाय और भैंस, यानी कि 5 लाख गायों का, 5 लाख भैंसों का बीमा होगा। 5-5 लाख भेड़ और बकरी, यानी कि 5 लाख भेड़ और 5 लाख बकरियों का बीमा होगा। और 1 लाख ऊंट वंशीय पशु का बीमा भी होगा। तो ये वाली बात सही है, याद रख लेना। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये चारों दुधारू पशु होने चाहिए। इसका मतलब ये चारों के चारों फीमेल होने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आप भैंस के बछड़े को, जिसको मारवाड़ी भाषा में पाड़ा बोलते हैं, उसको भी इसके अंदर इन्वॉल्व कर लो, तो वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। इसमें केवल दुधारू पशु की बात करिए, और दुधारू पशु आपको पता है केवल और केवल फीमेल ही होती है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये 5-5 लाख का बीमा किया जाएगा इनका, और ऊंट वंश से 1 लाख का। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट भी सही हो गया। अगला कह रहा है कि दुधारू गो, भैंस, ऊंट के लिए आधिकारिक 40,000 प्रति पशु जो है इसको बीमा कवरेज मिलेगा। देखो 5-5 लाख तो नंबर है, काउंटिंग है कि इतने 5 लाख भेड़, 5 लाख बकरियां, 5 लाख गायें, 5 लाख भैंसों का बीमा किया जाएगा राजस्थान के अंदर। अच्छा, अब अगर कोई भैंस या कोई गाय मर जाती है, शांत हो जाती है, तो उसके एवज में किसान को कितने रुपए मिलेंगे, तो किसान को अधिकतम दुधारू पशु के लिए 40,000 रुपए मिलेंगे। किस किस के लिए, चाहे वो दुधारू गाय है, दुधारू भैंस है, या फिर दुधारू ऊंट है ना। अब ऊंट के अंदर ध्यान रखना, मेल फीमेल दोनों को काउंट किया है।
एकमात्र ऐसी प्रजाति है जिसमें मंगला पशु बीमा योजना में मेल फीमेल दोनों को काउंट करा ऊंट में। बाकी गाय भैंस भेड़ बकरी में केवल फीमेल काउंट है, जबकि ऊंट में मेल फीमेल दोनों काउंट है। ठीक है, क्योंकि ऊंट से, ऊंटनी के दूध से तो इतना कुछ होता नहीं है, ऊंट से तो ऊन की प्राप्ति होती है आपको, है ना। तो ऊंट के अंदर मेल फीमेल दोनों हैं, और इनमें से अधिकतम कितने रुपए दिए जाएंगे? 40,000 रुपए दिए जाएंगे अगर कोई भी एक पशु शांत हो जाता है तो। और वो कैसे डिसाइड किया जाएगा अभी आगे अपन बात करेंगे। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी सही हो गया, इसने असत्य पूछा तो लास्ट वाला असत्य। मतलब मादा बकरी और भेड़ के लिए कितने? 5,000 रुपए बोला इसने। 5,000 नहीं है, 5 की जगह पर कितना होगा? 4,000 रुपए होगा। अगर मान लो कोई बकरी या भेड़ जिसका बीमा हो रखा है और वो अगर मर जाती है तो राजस्थान सरकार आपको वो कितना दूध देती है उसके आधार पर पैसा देगी। कम से कम तो ये देगी कि मतलब कितना वो दूध दे रही है उसके आधार पर, और अधिकतम कितना देगी? तो गाय भैंस और ऊंट के लिए अधिकतम देगी 40,000 रुपए, भेड़ और बकरी के लिए अधिकतम कितना पैसा देगी सरकार? आपको 4,000 रुपए देगी। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी। इसका मतलब इसने असत्य पूछा, ऑप्शन नंबर डी अपना असत्य हो जाएगा। अब आगे आ जाओ, इसके ऊपर थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं। देखो किस प्रकार से होगा। तो गाय की बात करें तो गाय के अंदर साथियों 3,000 रुपए प्रति लीटर प्रतिदिन के आधार पर दिया जाएगा। यानी कि मान लो एक गाय जो है आपके घर में, मान लो ऐसी गाय है अमेरिकन गाय जो एक दिन में 10 लीटर दूध देती है। एक दिन में 10 लीटर दूध देती है तो 1 लीटर का 3,000 रुपए सरकार आपको देगी, यानी 10 लीटर का कितना हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा। यानी ये तो क्या है? न्यूनतम कीमत है। तो न्यूनतम कीमत का निर्धारण तो गाय के लिए किया जाएगा 3,000 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से, कि एक दिन में कितना दूध देती है उसके हिसाब से। और अधिकतम राशि कितनी मिल सकती है इसमें? 40,000 रुपए की मिल सकती है। अब मान लो कि आपकी गाय 20 लीटर दूध दे रही है, अमेरिकन गाय है वो 20 लीटर दे रही है, 10 लीटर सुबह 10 लीटर शाम को, तो इसके हिसाब से तो 3 दूनी 6 लगभग 60,000 होना चाहिए। लेकिन सरकार ने काम 60,000 नहीं देंगे, अधिकतम कितनी राशि देंगे? अधिकतम 40,000 देंगे। तो दूधारू गाय के लिए तो मिनिमम कितना है? 3,000 रुपए प्रति लीटर। और भैंस के लिए कितना है? तो भैंस के लिए 4,000 रुपए प्रति लीटर है। अब भैंस वैसे दूध कम ही देती है, गाय तो अमेरिकन होती है वो दूध ज्यादा देती है, भैंसों के दूध कम होता है। गायों के दूध में फैट कम होती है इसलिए उनका पैसा भी कम रखा गया है, और भैंस के फैट में, दूध में फैट ज्यादा होती है उसका पैसा ज्यादा रखा गया है। बकरी की बात करें तो बकरी के लिए अधिकतम राशि दी जाएगी कितनी? 4,000 प्रति पशु। अभी अपन ने बात करी ना, देखो सवाल में 5,000 बोला था जबकि राइट क्या है? 4,000 है। तो बकरी के लिए 4,000 दी जाएगी और भेड़ के लिए भी 4,000 दी। अब यहाँ पे एक चीज नोट करी होगी आपने, बकरी के अंदर भी मादा, भेड़ के अंदर भी मादा, इसमें दुधारू लिखा तो दुधारू गाय भैंस देती है। ऊंट के अंदर नर और मादा दोनों हैं, और इसमें अधिकतम राशि 40,000 दी जाएगी। इसमें न्यूनतम राशि जैसा कुछ भी नहीं है ऊंट के लिए। ऊंट या ऊंटनी अगर कोई शांत हो जाता तो उसके लिए आपको 40,000 रुपए की राशि मिलेगी। ध्यान होगा आपको, राजस्थान के अंदर रेबारी समुदाय जो है ऊंट पालन करता है। तो ये एक स्लाइड भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी एक एक चीज आप छाप के रख लेना, यहां से सवाल 100% पूछे जाने की संभावना है। चलो अपन बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अपना प्रश्न, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के बारे में असत्य कथन का चयन करो। फिर आपको असत्य कथन बताना किसके बारे में? राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, जो समिट आपके जयपुर के सीतापुरा के अंदर आयोजित हुई थी। उस समिट के अंदर मुख्यमंत्री साहब ने क्या कराया? दुनिया भर से इन्वेस्टर्स को राजस्थान में बुलाया कि भाई साहब आप आओ और राजस्थान में इन्वेस्ट करो, और आप अगर इन्वेस्ट करोगे तो हम आपको इस प्रकार से छूट देंगे, हमारी इन योजनाओं का आप इस प्रकार से लाभ ले पाओगे। तो इसका नोडल विभाग कौन सा है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का? निवेश संवर्धन ब्यूरो है। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। इसकी टैगलाइन क्या थी जो आपके राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया था? इसकी टैगलाइन थी रिप्लीट, रेस्पॉन्सिबल और रेडी। तो ये बात भी सही है। ये बोल रहा है इसमें पार्टनर कंट्री देशों की संख्या पार्टनर की 21 है और समिट में 32 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ये बात तो सही है, टोटल 32 कंट्रीज के प्रतिनिधि शामिल हुए। लेकिन इसमें से पार्टनर कितनी कंट्री बनी है? तो ध्यान रखना 21 कंट्री पार्टनर नहीं बनी है। कितनी कंट्री पार्टनर बनी है? इसमें मात्र 17 कंट्री ही पार्टनर बनी है। इसने आपसे कौन से कथन का? असत्य कथन के बारे में पूछा, तो ऑप्शन नंबर सी असत्य हो जाएगा। जो आपकी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुई है राजस्थान की सीतापुरा जयपुर के अंदर, उसमें 57 देश पार्टनर बने हैं इसके अंदर, जबकि कितने देशों ने भाग लिया था? तो 32 देशों ने भाग लिया था। टैगलाइन जरूर याद रख लेना, स्टार लगा के, RRR इसकी टैगलाइन है, रिप्लीट, रेस्पॉन्सिबल और रेडी, और निवेश संवर्धन ब्यूरो इसका नोडल विभाग है। अच्छा, अब एक बात, इसका आयोजन किस किस ने मिलकर के करवाया, ये बात आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय नौसेना द्वारा बैलिस्टिक K4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किस पनडुब्बी से किया गया है? तो ये आपकी जो INS अरिघात है इसके द्वारा K4 बैलिस्टिक मिसाइल का हाल ही में परीक्षण किया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय दूध दिवस के अवसर पर जारी बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023-24 के अनुसार 23-24 में देश में शीर्ष दूध, अंडा, मांस और ऊन उत्पादन राज्य क्रम से कौन कौन से? तो आपको क्रम से बताना है। पहले बताना है दूध के बारे में,
मिल्क, उसके बाद में आपको बताना एग के बारे में, अंडा, फिर बताना मीट के बारे में, और उसके बाद में बताना आपको ऊन के बारे में। ठीक है, तो ये चारों के बारे में बताना है। तो देखो दूध के अंदर तो जो है साथियों क्या कह रहा है, उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन कौन कौन से राज्यों के अंदर हो रहा है दूध का, तो दूध का उत्पादन आपको मैं बता दूं उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, तो इसमें से कोई होगा, यानी कि ये वाला पहला ऑप्शन तो कट हो गया। फिर आपके दूसरा है अंडा, अंडा के अंदर साथियों आपका आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे है। अब अंडा में आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे, तो इन दोनों में से कोई होगा, ये वाला भी कट हो गया क्योंकि इसमें तेलंगाना दिया है। मांस के अंदर आपका पश्चिम बंगाल पहले नंबर पे है, और आपके ऊन के अंदर जो है राजस्थान पहले नंबर पे है। तो राजस्थान किस में पहले नंबर पे है, ऊन में है, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, इसको टिक कर लो। अगर दूध के अंदर पूछे राजस्थान की कौन सी रैंकिंग है, तो दूध के अंदर राजस्थान की दूसरी रैंकिंग है। दूध में राजस्थान की रैंकिंग कौन सी है, राजस्थान की रैंक है सेकंड, और फर्स्ट रैंक किसकी है, फर्स्ट रैंक आपके यूपी की है। और राजस्थान की फर्स्ट रैंक किसमें है, तो ऊन उत्पादन में राजस्थान की फर्स्ट रैंक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एकीकृत राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, ये बात कर रहा है साथियों जो नेशनल मिशन है नेचुरल फार्मिंग के ऊपर, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, NMNF की बात कर रहा है। एकीकृत यानी कि जो इंटीग्रेटेड नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग है, इसके संबंध में असत्य कथन कौन सा है आपको ये बताना है। ये मिशन हाल ही में भारत सरकार ने शुरू करा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसको जो है अनुमति मिल चुकी है। ये कह रहा है कि 15वें वित्त आयोग 2025-26 तक कुल परिव्यय 2481 करोड़ रुपए होगा। एक बात तो ये ध्यान रखना, 15वां वित्त आयोग कब तक लागू रहने वाला है, जो आपका फाइनेंशियल ईयर है 2025-26 तब तक लागू होगा, और 2026 1 अप्रैल 2026 से आपका नया वित्त आयोग 16वां वित्त आयोग लग जाएगा। तब तक जो आपका नेशनल मिशन है किसके लिए, नेचुरल फार्मिंग के लिए, उसके ऊपर कितना परिव्यय किया जाएगा, कुल 2481 करोड़ रुपए वे किए जाएंगे अगले फाइनेंशियल ईयर तक। अच्छा, ये कह रहा है परिव्यय के अंदर भारत सरकार का हिस्सा तो 1584 करोड़ है, और राजस्थान सरकार का 897 करोड़ है, तो ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है इस मिशन को मंजूरी 25 नवंबर 2024 को मिली थी, बिल्कुल ये वाली बात भी सही है, नवंबर महीने के अंदर ही 25 नवंबर को इस मिशन को मंजूरी मिली थी। अगला कह रहा है इसके तहत 5.7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती शुरू की जाएगी, ये वाला आंकड़ा इसने गलत दे दिया, 5.7 लाख नहीं है, 7.5 लाख हेक्टेयर है, उल्टा कर दिया मामला इन्होंने। तो असत्य कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी जो आपकी नेशनल मिशन है नेचुरल फार्मिंग के ऊपर, इंटीग्रेटेड नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, उसके बारे में आपको ये चारों बातें सही रखनी है। 15वें वित्त आयोग तक टोटल कितना परिव्यय होगा, 2481 करोड़ रुपए को होगा, जिसमें से नेशनल भारत सरकार 1584 करोड़ रुपए और राजस्थान सरकार 897 करोड़ रुपए व्यय करेगी। और शुरुआत कब होती है इसकी, 25 नवंबर 2024 को शुरुआत होती है, जिसके तहत 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के ऊपर प्राकृतिक खेती की जाएगी। अगली बात करें, नवंबर 2024 में 16वीं विधानसभा की 7 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों के बाद राजस्थान विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या कितनी हो गई है, महिला विधायकों की कुल कितनी संख्या हो गई है। आपको पता है हाल ही में नवंबर महीने के अंदर राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे। अच्छा, उपचुनाव क्यों होते हैं, इतना सा आपको पता ही होगा, या तो कोई विधायक किसी का देहांत हो जाता है, या वो अपना पद छोड़ देता है किसी उसके ऊपर कुछ आरोप लगने की वजह से, या फिर वो विधायक सांसद बन जाता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट में चला जाता है तो उसका पद वहां पर खाली हो जाता है। तो 7 सीटों के ऊपर राजस्थान में नवंबर में उपचुनाव हुए थे, और इन सीटों पर चुनाव होने के बाद में राजस्थान में महिला विधायकों की संख्या कितनी हो गई, ये आपसे पूछा है। आपको पता है राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी है, टोटल 200 है। इन 200 में से 2024 के अंदर जो साथियों आपकी 16वीं विधानसभा के चुनाव हुए हैं उपचुनाव, उसके अंदर महिला विधायकों की संख्या कितनी हो गई है, 21 हो गई है। इन 21 में से 10 महिलाएं तो आपकी कौन सी, बीजेपी पार्टी की है, 9 महिलाएं आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की है, और 2 महिलाएं अदर पार्टीज की है। इस प्रकार से टोटल 21 महिलाएं हो गई आपके 16वीं विधानसभा के अंदर। 16वीं विधानसभा जो है इसके बारे में कुछ बातें आपको फैक्ट जो है वो ध्यान रखना है। 16th जो आपकी असेंबली है राजस्थान असेंबली, क्या बात ध्यान रखनी, सीएम कौन है, भजनलाल शर्मा है। डिप्टी सीएम कौन है, डिप्टी सीएम आपकी दिया कुमारी है जो कि वित्त मंत्री है खुद भी। और विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो वो आपके कौन है साथियों, वासुदेव देवनानी है। वासुदेव देवनानी अजमेर उत्तर से विधायक है। वासुदेव देवनानी आपके विधानसभा के वर्तमान में अध्यक्ष है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और 21 टोटल महिलाएं हो गई है। राज्य में वर्तमान में संचालित संपूर्ण स्कूली पाठ्यक्रम की समीक्षा के लिए राज्य स्तर पर किसकी अध्यक्षता में तथा कितने सदस्यीय पाठ्यक्रम की समीक्षा समिति का गठन किया गया है। कौन सी समिति का गठन किया गया है, जो राजस्थान सरकार की किताबें चलती है साथियों राजस्थान के अंदर, उसके अंदर आरबीएसई की किताबें होती है ना, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, आरबीएसई,
आपने 10th और 12th आरबीएससी बोर्ड से करी होती है, पता है ना। तो ये जो राजस्थान सरकार की किताबें चलती है, जो पाठ्यक्रम चलता है, उस पाठ्यक्रम का साथियों विश्लेषण करने के लिए पाठ्यक्रम की समीक्षा समिति का गठन किया गया है। पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि इस समीक्षा समिति के अध्यक्ष कौन होंगे। अध्यक्ष होंगे इसके कैलाश चंद सोडानी। और टोटल कितने सदस्य होंगे, तो इसमें टोटल 10 सदस्य होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका आपके राइट आंसर होगा। आईआईटी जोधपुर में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हेतु इंडिया एआई ने किस कंपनी के साथ में समझौता किया है। इसका मतलब आपको इतना तो पता चल गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस राजस्थान में कहां पर स्थापित किया जा रहा है, आईआईटी जोधपुर के अंदर स्थापित किया जा रहा है। कहां पर, आईआईटी जोधपुर के अंदर। सवाल में जो बात पूछी उसके ऊपर भी अभी अपनाएंगे, बाकी इतना सा आपको ध्यान रखना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये राजस्थान में कहाँ स्थापित किया गया है, ये सवाल भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। आईआईटी जोधपुर में स्थापित किया है। और ये सेंटर स्थापित करने के लिए साथियों आपकी जो इंडिया एआई है, यानी कि इंडिया एआई ने किसके साथ में समझौता करा है, इंडिया एआई ने समझौता करा है मेटा के साथ में। ये दोनों मिलकर के राजस्थान की आईआईटी जोधपुर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने जा रहे हैं। कौन सी कंपनी के साथ में, मेटा के साथ में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑपरेशन लाडली शुरू किया गया। बाल विवाह को रोकने के लिए राजस्थान जो पुलिस है इसके द्वारा ऑपरेशन लाडली का शुभारंभ किया गया। ऑपरेशन लाडली का संबंध किससे है, यह भी लिख लो, बाल विवाह से संबंध है। कब शुभारंभ किया, डेट अगर पूछे 11 से 16 नवंबर 2024 को शुभारंभ किया गया राजस्थान पुलिस के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य सरकार द्वारा सिंधु दर्शन, जो जेएनयू का सबसे पवित्र यात्रा होती है साथियों सिंधु दर्शन, इस सिंधु दर्शन यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को कितने रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा करी है। तो राज्य सरकार यानी कि राजस्थान सरकार घोषणा करी है, कितनी राशि देगी, 15-15 हजार रुपए प्रत्येक सिंधु दर्शन के लिए जाने वाले यात्री को राजस्थान सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाएगी। 14 से 21 नवंबर 2024 को भारतीय सेना की बेटल एक्स डिवीजन के द्वारा, बात कर रहा है ये बेटल एक्स डिवीजन का, इस बेटल एक्स डिवीजन के द्वारा साथियों हाल ही में पोखरण के अंदर जो फील्ड फायरिंग रेंज है, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, इसके अंदर रोबोटिक्स डॉग की साथियों एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उनका एक परीक्षण किया गया। सवाल में पूछा है कि कितने रोबोटिक्स डॉग्स उसके अंदर शामिल हुए थे। नंबर है रोबोटिक्स डॉग्स का आपके 10 रोबोटिक्स डॉग शामिल हुए थे। आपसे ये भी पूछ सकता है कि हाल ही में जो है आपकी भारतीय सेना है उसकी कौन सी डिवीजन ने, बेटल एक्स डिवीजन ने, एक तो ये पूछ सकता है। दूसरा पूछ सकता है बेटल एक्स डिवीजन ने जो रोबोटिक्स डॉग्स का हाल ही में परीक्षण करा वो कहाँ पर करा है, तो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर परीक्षण करा है। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज आपका कहाँ पर है, ये आपका जैसलमेर के अंदर, ये तो आपको पता ही होगा कहाँ पर है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, ये आपका जैसलमेर के अंदर है। और कुल कितने रोबोटिक्स डॉग ने पार्टिसिपेट किया था इसमें, 10 रोबोटिक्स डॉग ने पार्टिसिपेट किया था। अगला सवाल है कि चिकित्सा अनुसंधान और शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस संस्था को नई दिल्ली में बेस्ट एक्स्ट्रा म्यूरल इंस्टीट्यूट के प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया है, या आपके एम्स जोधपुर को सम्मानित किया गया है। नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, इस सवाल के बारे में अपन जो मंथली क्लास लेते हैं उसमें भी डिस्कस कर चुके हैं। कौन सा है ये, जन औषधि केंद्र की बात कर रहा है, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र। और ये जो जन औषधि केंद्र है साथियों जितने भी रेलवे स्टेशन हैं उन रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया जा रहा है। हाल ही में नवंबर 2024 के अंदर प्रधानमंत्री ने 3 नए रेलवे स्टेशन पर वर्चुअली शुभारंभ करा था। ये पूछ रहा उनमें से कौन सा शामिल नहीं है, तो देखो फालना के अंदर किया था, दुर्गापुरा जयपुर में किया था और बाड़मेर में किया था। इसका मतलब आबू रोड इसके अंदर शामिल नहीं है। अब इस सवाल को मैंने थोड़ा सा घुमा करके दिया, एग्जामिनर आपसे यह भी पूछ सकता है कि नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री ने निम्न में से कौन सी जगह पर जो है आपके जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया है। तो तीनों जगह आपको याद रखनी है, एक फालना, एक दुर्गापुरा जयपुर और एक बाड़मेर। अगला सवाल है कि नवंबर 2024 में कहां पर राजस्थान स्टेट पिक्कल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है। पिक्कल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन उदयपुर में हुआ है। लास्ट क्लास में भी बता चुका हूं, आंख बंद करके उदयपुर में टिक कर सकते हो। 90% केसेस के अंदर आपका उदयपुर सही हो जाएगा। चाहे किसी प्रकार का आयोजन हुआ हो, किसी प्रकार की मीटिंग हुई हो, किसी प्रकार की खेल की प्रतियोगिता हुई हो, 90% अगर आपको नहीं याद है सवाल का आंसर तो आप उदयपुर तुक्का मार सकते हो। 73rd नंबर की मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता वर्ष 2024 के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। पहली बात तो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता, इससे लास्ट वाली क्लास में हमने बात करी थी किसके बारे में, यूएसए के अंदर जो मिस इंडिया यूएसए हुआ था साथियों, उसके अंदर किसने जीता था वो खिताब, वो अपन ने लास्ट क्लास में बात करी थी। और ये बात कर रहा है किसकी, मिस यूनिवर्स की।
ये मिस यूनिवर्स कौन से नंबर की है? पहली बात तो 73 नंबर की है। पहला सवाल जो इंपॉर्टेंट बनता, आयोजन कहाँ हुआ था? आयोजन मेक्सिको के अंदर हुआ था। ये वाली बात सही है। अच्छा, इसमें विजेता कौन रही थी? इसके अंदर विजेता साथियों आपकी जो डेनमार्क की विक्टोरिया कजेरथिल्विक है, ये इसके अंदर विजेता रही थी, ये बात सही है। और भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट करा था? तो भारत की तरफ से रिया सिंघा ने पार्टिसिपेट करा था। टॉप 30 के अंदर, टॉप 30 तक तो रिया सिंघा अपनी जगह बना पाई थी, लेकिन उससे आगे नहीं जा पाई थी। रिया सिंघा ने टॉप 30 तक अपना स्थान लिया था। और भारतीय प्रतिनिधित्व यानी भारत की तरफ से मिस यूनिवर्स के लिए किसने पार्टिसिपेट करा? रिया सिंघा ने। अगला कह रहा है प्रथम उपविजेता मारिया फर्नांडा बेल्ट्रॉन थी। तो ध्यान रखना, प्रथम उपविजेता नहीं थी मारिया फर्नांडा, ये दूसरी उपविजेता थी। कौन से नंबर की? सेकंड उपविजेता थी। यानी कि अगर अपन टॉप 3 की बात करें ना साथियों, तो टॉप 3 के अंदर फर्स्ट नंबर पे तो आपकी विक्टोरिया कजेरथिल्विक थी। और सेकंड नंबर पे कौन थी? तो सेकंड नंबर पे आपकी थी साथियों चिडिम्मा एडेसिना। हालांकि ये इतना ज्यादा जरूरी नहीं, फिर भी नाम आप याद रख सकते हो। चिडिमा एडेसिना जो है, चिडिमा एडेसिना सेकंड नंबर पे थी। और थर्ड नंबर पे मारिया फर्नांडा बेल्ट्रॉन थी। इसलिए इसने सवाल में पूछा कि प्रथम उपविजेता, तो प्रथम उपविजेता तो आप चिडिम्मा को ही करोगे, और द्वितीय उपविजेता आप मारिया फर्नांडा को बता सकते हो। इसने असत्य कथन पूछा है, ऑप्शन नंबर डी अपना असत्य हो जाएगा। सवाल है अगला कि प्रतिष्ठित रोहिणी नैयर पुरस्कार अनिल प्रधान को दिया गया। सही बात है। इनका संबंध किस फाउंडेशन से? तो याद रखना, यंग थिंकर नाम से साथियों एक फाउंडेशन है। उस यंग थिंकर फाउंडेशन के सह संस्थापक है आपके कौन? अनिल प्रधान। और अनिल प्रधान मात्र 28 साल इन अनिल प्रधान की उम्र है। ठीक है, ये एक शिक्षाविद है, एजुकेशनलिस्ट है साथियों, ये है ना, इंजीनियर भी है। और ये किसके ऊपर काम करते हैं? तो ये जो बैकवर्ड इलाके के स्टूडेंट हैं उनको स्टेम से जोड़ने का काम करते हैं। स्टेम का मतलब है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, यानी कि ऐसे सब्जेक्ट्स के अंदर साइंस में, टेक्नोलॉजी में और आपकी इंजीनियरिंग में और मैथमेटिक्स के अंदर जो बैकवर्ड इलाके के स्टूडेंट्स हैं उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए काम करते हैं। इस वजह से इनको रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, अनिल प्रधान को, जो कि यंग थिंकर के सह संस्थापक है। सवाल अगला है कि भारतीय नौसेना द्वारा अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास, जिसका नाम है क्या? सी विजिल 42। इस सी विजिल 42 के किस संस्करण का आयोजन किया गया? इसका चौथे संस्करण का हाल ही में आयोजन किया गया। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओगे सी विजिल 42 का आयोजन कहां पर किया गया? ये कहां का जवाब कमेंट बॉक्स में मुझे आप दोगे। और जो जो साथी राइट आंसर देंगे उनके कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, जिससे बाकी लोग भी समझ जाएंगे कि राइट आंसर कौन सा है। अगला है कि नवंबर 2024 को भारतीय सेना ने कहां पर बहुपक्षीय वार्षीय संयुक्त मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास, जिसका नाम क्या है? संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? अब देखो, आपने एक नाम सुना होगा, संकट विमोचन। संकट विमोचन किसको बोला जाता है? बजरंग बली को। क्यों? क्योंकि संकट को हरने का काम करते हैं वो। उसी प्रकार से ये क्या है? आपका संयुक्त विमोचन है। संयुक्त विमोचन यानी कि जो आपकी भारतीय थल सेना है और वायुसेना है और नौसेना है, ये तीनों संयुक्त रूप से मिलकर के क्या करेगी? विमोचन का काम करेगी, यानी कि आपको संकट से बचाने का काम करेगी। किस प्रकार के संकट का? ये मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास, यानी कि किसी भी प्रकार की अगर आपदा आती है, चाहे समुद्र में सुनामी आता है, चाहे भूकंप आता है धरती के ऊपर, या फिर हवा के अंदर आपकी किसी भी प्रकार का आंधी बबूले आता है, उनसे बचाने का आपको काम करेगा। तूफान किसी प्रकार का आता है, उनसे बचाने का काम करेगी आपको भारत की तीनों सेनाएं। और उन तीनों ने मिलकर के साथियों हाल ही में एक अभ्यास करा है, जिस अभ्यास का नाम है संयुक्त विमोचन। कहां पर ये करा है? आपके अहमदाबाद और पोरबंदर के अंदर। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करो। फिर से आपसे असत्य ही पूछा है। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में होता है। कब होता है? 5 से 6 नवंबर को। पहला स्टेटमेंट सही है। 50वें नंबर का अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन, इसका आयोजन 19 से 20 नवंबर 2024 को जोधपुर में हुआ था। यहां पे थोड़ी सी इन्होंने गड़बड़ कर दी। ये जो आपका 50वें नंबर का अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन है साथियों, इसका आयोजन गांधीनगर गुजरात के अंदर हुआ था। ये छाप के रख लो आप, कहां पर हुआ था? गांधीनगर गुजरात। और कब हुआ था? नवंबर के अंदर हुआ था। इस स्लाइड में हालांकि मैंने आपके सामने जो 4 चीजें लिखी है, चारों की चारों में से 3 चीजें आपकी नवंबर में आयोजित होने वाली है ना। तो अब आपको लगेगा कि सर ये तो हम क्यों ही याद करें, लेकिन फिर बता रहा हूं, एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर या जनवरी 2025। तो आपको क्या करना होगा? आपको याद रखना होगा कि नवंबर महीने में होता है आयोजन प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का। कहां पर? नई दिल्ली के अंदर। 3 चीजें याद रखनी है। कौन सा सम्मेलन है, आयोजन कौन से महीने में हुआ है? नवंबर में हुआ है। और कहां पर हुआ? नई दिल्ली में। 50वें नंबर का जो अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन है, आयोजन गांधीनगर गुजरात में हुआ है। कब हुआ है? नवंबर के अंदर हुआ है, 19 से 20 नवंबर को।
इसका मतलब इसने असत्य पूछा है ना, तो असत्य यही हो गया ना, क्योंकि इसने जोधपुर बोला जबकि राइट आंसर गांधीनगर गुजरात है, तो अपना राइट आंसर तो ये हो गया। फिर भी अगला देख लो, प्रथम बोडोलैंड महोत्सव 15 से 16 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में हुआ था। ये वाली बात बिल्कुल सही है। बोडोलैंड महोत्सव क्या है, आपको पता है भारत के जो पूर्वी राज्य है, आपके पश्चिम बंगाल है, असम है, त्रिपुरा है, ये वो वाले राज्य है जहां पर आपकी बोडो जनजाति निवास करती है। और इस बोडो जनजाति को साथियों एकजुट करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने नई दिल्ली के अंदर बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन करा था। और ये पहले नंबर का बोडोलैंड महोत्सव था, क्योंकि ये जो बिखर रहे थे बोडो जनजाति के जो लोग हैं आपस में बिखर रहे थे, टूट रहे थे, उनको वापस से एकजुट करने के लिए, मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए इस महोत्सव का आयोजन किया गया। अगला है 28 नवंबर से 15 दिसंबर। यहां पर क्या चलता है, यहां पर चलता है आपका अंतरराष्ट्रीय 9वें नंबर का अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव। गीता आपको पता ही है, भगवत गीता, भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश दिए थे, उन उपदेशों को एक ग्रंथ के अंदर संकलित किया है जिसको गीता के नाम से जानते हैं। इस गीता के महोत्सव का आयोजन किया गया, और ये महोत्सव भी कैसा है, अंतरराष्ट्रीय महोत्सव, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर भारतीय सनातनी संस्कृति जो है अपना परचम लहरा रही है। और ये 9वें नंबर का अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव, इसके अंदर साथियों यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया ये तो सहयोगी देश बना था, और ओडिशा इसके अंदर सहयोगी राज्य बना था। याद रहेगा। देखो अच्छा, आयोजन हुआ कहां पर था इसका, 9वें नंबर के अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का, ये भी यहां पर लिख लो, एग्जामिनर पूछ सकता है। हरियाणा के अंदर इसका आयोजन हुआ था। कहां पर आयोजन हुआ था, हरियाणा के अंदर आयोजन हुआ था। किसका, 90 नंबर के अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन नवंबर दिसंबर महीने के अंदर हरियाणा में होता है, जिसमें सहयोगी राज्य बनता है आपका उड़ीसा, और सहयोगी राष्ट्र यानी कि सहयोगी देश कौन सा बनता है, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, यानी कि सीधा सीधा तंजानिया याद रखो, इसको पूरा नाम इस प्रकार से जानते हैं, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया। जैसे आपके अमेरिका होता है शॉर्ट में, उसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसी प्रकार से ये यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया है। तंजानिया देश तो इसके अंदर सहयोगी राष्ट्र बना था, सहयोगी देश बना था, और ओडिशा इसके अंदर सहयोगी राज्य बना था, जिसका आयोजन नवंबर दिसंबर के अंदर कहां हुआ था, हरियाणा के अंदर हुआ था। देखो अगला सवाल है कि अंतरिक्ष से मलबे से निपटने के लिए जापान की ऑर्बिटल लेजर्स कंपनी के साथ में किस भारतीय कंपनी ने समझौता करा है। अंतरिक्ष मलबे का मतलब समझते हो आप, हम लोग क्या करते हैं अपनी सुविधाओं के लिए अंतरिक्ष के अंदर सैटेलाइट तो भेज देते हैं बहुत सारी। अब वो सैटेलाइट आपने जैसे अभी पीछे देखा कि आपके जो GSAT-20 भेजा जा रहा है उसका कार्यकाल 14 साल का है, यानी कि वो अंतरिक्ष में 14 साल तक तो अपनी सेवाएं हमें प्रदान करेगा, उसके बाद में वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, फिर वो काम नहीं करेगा। तो वो क्या होगा, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे कुछ स्टील की बनी हुई है, कुछ चांदी की बनी हुई है, वो सारी की सारी चीज़ें अंतरिक्ष के अंदर मलबे के तौर पर तैरती रहेगी। जैसे आपके घर में कचरा होता है, वैसे अंतरिक्ष के अंदर एक कचरा फैल रहा है, क्योंकि सैकड़ों की संख्या के अंदर इतने सारे देश है दुनिया में, हर देश अपनी अपनी सैटेलाइट भेजता रहता है अपनी अपनी सुविधा के लिए। उसकी वजह से पृथ्वी की कक्षा के आसपास, पृथ्वी के चारों तरफ अंतरिक्ष में मलबा ही मलबा हो गया। उस मलबे से निपटने के लिए जापान की एक कंपनी है ऑर्बिटल लेजर्स नाम से। इस ऑर्बिटल लेजर्स ने भारत की एक कंपनी के साथ में क्या करा है, समझौता करा है। और भारत की उस कंपनी का नाम क्या है, आपसे यह पूछा है। उस कंपनी का नाम है साथियों इंस्पेसिटी। और ये इंस्पेसिटी क्या है, इंस्पेसिटी एक रोबोटिक्स कंपनी है, यानी कि रोबोट्स बनाने वाली कंपनी है इंस्पेसिटी, जो कि भारत की है। इसने जापान की कंपनी ऑर्बिटल लेजर्स के साथ में समझौता करा कि अपन दोनों मिलकर के अंतरिक्ष से क्या करेंगे, अपन अंतरिक्ष से जो मलबा है उसको हटाने का काम करेंगे। आपको पता अभी कुछ देर पहले अपन ने एक सवाल पूछा था, दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह जापान ने, लिग्नोसेट, याद है, लिग्नोसेट जापान ने लॉन्च करा था अमेरिका से। लकड़ी का उपग्रह क्यों लेकर के आया जापान। जापान आपको पता है आज टेक्नोलॉजी के मामले में लगभग दुनिया के सारे देशों से आगे। जापान की हालांकि पॉपुलेशन रेगुलर कम होती जा रही है, लेकिन वहाँ की टेक्नोलॉजी, वहाँ का रहन सहन बहुत ही शानदार है। अब जापान जो है साथियों वो ये प्रयास कर रहा है कि अंतरिक्ष के अंदर मलबा कम से कम फैले। आपको पता है लकड़ी अगर अंतरिक्ष में इस प्रकार से तैरती रहेगी तो वो हवा से टकरा टकरा करके उसके पार्टिकल धीरे धीरे चूर चूर हो जाएंगे, है ना, और वो एक तरीके से अपशिष्ट में बदल जाएगी, वो एक तरीके से खत्म हो जाएगी। इसी वजह से जापान ने अपना लिग्नोसेट भेजा है परीक्षण करने के लिए, अंतरिक्ष के अंदर लकड़ी का उपग्रह भेजा है। यानी कि जापान इस दिशा के ओर काम कर रहा है कि अंतरिक्ष का मलबा किस प्रकार से कम हो सके। तो जापान का एक प्रयास तो हो गया आपका, कौन सा, लिग्नोसेट, अंतरिक्ष से क्या करने के लिए, अंतरिक्ष से मलबा हटाने के लिए। और दूसरा प्रयास हो गया आपका कौन सा, मलबा हटाने के लिए इंस्पेसिटी नाम की जो कंपनी है भारत की रोबोटिक्स कंपनी, उसके साथ में इन्होंने समझौता कर लिया है। अगला प्रश्न है कि रूस ने किस वर्ष तक भारतीयों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की पेशकश करी है। रशिया के जो आपके पुतिन भाई साहब हैं उन्होंने मोदी जी के सामने एक ऑफर रखा है कि भाई साहब 2025 जब तक तुम्हारा खत्म नहीं हो जाता तब तक तुम्हारे जो भारत के नागरिक हैं वो बिना वीजा लिए हमारे देश में आ सकते हैं।
वीज़ा और पासपोर्ट में फ़र्क आपको पता है। पासपोर्ट तो वो वाला डॉक्यूमेंट है जो आपका देश आपको बना करके देता है किसी और देश में जाने के लिए, कि आपके ऊपर किसी प्रकार का ऋण नहीं है या आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं है, आप दोषी नहीं हो। अगर आप दोषी या फिर अपराधी होते हो तो आपको रोक लिया जाता है यहीं पे, कि अपराधी है, क्रिमिनल हो तो यहीं रहो, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यानी कि अपराधियों को तो भारत अपने पास ही रखता है। तो पासपोर्ट तो क्या होता है, जो अपना देश डॉक्यूमेंट देता है, और वीज़ा क्या होता है, दूसरा वाला देश जो अपन को परमिशन देता है। तो अभी रशिया ने वीजा मुक्त कर रखा है भारतीयों के लिए, कब, 2025 के साल के लिए। अमेरिका के नेब्रास्का राज्य ने 6 दिसंबर को किस भारतीय नेता के स्मरण दिवस के रूप में घोषित किया है? एक डेट आपको ध्यान रखनी है, 6 दिसंबर। एक डेट तो आपको 2 अक्टूबर याद होगी, महात्मा गांधी की जयंती। दूसरी डेट और याद रख लो, महात्मा गांधी से संबंधित 6 दिसंबर, क्योंकि 6 दिसंबर को साथियों स्मरण दिवस यानी कि मेमोरेबल डे के रूप में घोषित कर दिया है। अमेरिका का एक राज्य है जिसका नाम है नेब्रास्का, इसने महात्मा गांधी के लिए स्मरण दिवस के रूप में 6 दिसंबर को घोषित करा है। अगला सवाल है कि किस देश को संयुक्त राष्ट्र के मादक पदार्थ निरोधक आयोग, जो आपके नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है, उस कमीशन के 68वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया? तो याद रखना, भारत को चुना गया है। नारकोटिक्स जो आपके साथियों हैं, मादक पदार्थ जो होते हैं, उन मादक पदार्थों पर रोक लगाने के लिए मादक पदार्थ निरोधक आयोग का गठन किया हुआ है इंटरनेशनल लेवल पर। इसकी 68 नंबर की जो बैठक होने वाली, सत्र होने वाला है, उसके लिए अध्यक्ष किसको चुना है? तो भारत को चुना है। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर होगा। अगला है अमेरिकी समाचार पत्र वॉल स्ट्रीट जर्नल, इसको भी आप थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना, स्पेशली लिख लेना। वॉल स्ट्रीट जर्नल क्या है? एक अमेरिकी पत्रिका, एक समाचार पत्र है। इसने किस भारतीय राज्य को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 के रूप में शामिल किया है? यानी भारत का एक राज्य है जिसको आपकी अमेरिका की पत्रिका है जिसका नाम क्या है? वॉल स्ट्रीट जर्नल। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल क्या करती है? दुनिया के अलग अलग शहरों के ऊपर साथियों परीक्षण करती है और ये देखती है कि आप अगर विजिट करना चाह रहे हो या आप अगर टूरिज्म के लिए जाना चाह रहे हो तो आपके लिए कौन कौन से स्थान सेफ है और अच्छे हैं, देखने लायक है। तो इसके लिए इसने क्या करा है? इसने मध्य प्रदेश को साथियों कौन सा खिताब दिया है? गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025। यानी कि ये बोला है कि भाई साहब 2025 के साल के लिए तुमको भारत जाना है, मध्य प्रदेश जाओ तुम घूमने के लिए, ये ग्लोबल डेस्टिनेशन है। यानी कि ग्लोबल लेवल पे मध्य प्रदेश को पहचान मिली है। किस वजह से? आपको पता है मध्य प्रदेश के अंदर पेंच, बेतवा, केन, बहुत सारे जो आपके क्या है, आपके अभ्यारण्य भी है, टाइगर रिजर्व भी है, और अपने आप में अपने नेचुरल सौंदर्य के लिए भी मध्य प्रदेश प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का एक शहर है जिसका नाम है इंदौर। इंदौर लगभग पिछले 4-5 साल से भारत के अंदर सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है ना, सफाई के मामले में सबसे पहले नंबर पर है। तो मध्य प्रदेश अपनी खूबसूरती को समेटे हुए है, अपने आप में अलग है, सबसे अलग प्रयास कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा इसको गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 के रूप में शामिल कर लिया गया है। देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज, ब्रिज का नाम है पंबन ब्रिज। वर्टिकल लिफ्ट सी का पहली बात तो देखो ये आया सी ब्रिज। सी ब्रिज का मतलब समुद्र के ऊपर बना हुआ ब्रिज है, और वर्टिकल लिफ्ट का मतलब है ये लिफ्ट हो सकता है वर्टिकली, ऊपर नीचे हो सकता है। समुद्र के ऊपर ब्रिज बना हुआ है, कोई जहाज आया, जैसे ही जहाज आएगा ब्रिज का थोड़ा सा हिस्सा ऊपर हो जाएगा, उससे जहाज निकल जाएगा, ब्रिज वापस नीचे हो जाएगा, यानी कि वर्टिकल लिफ्ट होता है। सी ब्रिज है यानी कि समुद्र का ब्रिज है जिसका नाम है पंबन ब्रिज। इसके संबंध में असत्य कथन कौन सा ये बताना है। पहला स्टेटमेंट असत्य दे दिया इसने, ये कह रहा 3.5 किलोमीटर लंबा है जिसमें 535 करोड़ रुपए की लागत आई है। लागत तो सही बता रहे हो भाई साहब, 535 की आई है, लेकिन ये 3.5 किलोमीटर नहीं है, 2.05 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, तो पहला ही स्टेटमेंट इसमें असत्य हो गया। अगली बात है, इसको डिजाइन किसने करा है? अंतरराष्ट्रीय कंसल्टेंट TYPSA के द्वारा। ये TYPSA नाम की एक फर्म है, इंटरनेशनल लेवल की अंतरराष्ट्रीय कंसल्टेंट, इसके द्वारा साथियों इसको डिजाइन किया गया है, इसकी डिजाइन रेडी करी गई है। इसका निर्माण किसने करा है? रेल विकास निगम लिमिटेड। रेल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा, RVNL के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ये कहां से कहां तक होगा, किस किस को जोड़ने का काम करेगा? तो ये पुल मुख्य भूमि के जो मंडपम है, यानी कि आपका जो भारत है, उस भारत के अंदर यहाँ पर मंडपम है मुख्य भूमि का, उस मंडपम को पंबन द्वीप और रामेश्वरम से जोड़ने का काम करेगा। आपको पता है रामेश्वरम भारत का सबसे अंतिम छोर है जहां से राम जी ने ब्रिज बनाया था श्रीलंका के लिए, है ना, समुद्र के ऊपर सेतु बांधा था। तो उस रामेश्वरम को, पंबन द्वीप को और मुख्य भूमि का जो मंडपम है, इनको आपस में जोड़ने का काम करेगा आपका पंबन ब्रिज, इसीलिए इसको पंबन ब्रिज बोला है। यहाँ आपका मंडपम होगा, यहाँ पंबन ब्रिज होगा और यहाँ रामेश्वरम होगा, इन तीनों को जोड़ेगा। और टोटल इसकी लंबाई कितनी होगी? 2.05 किलोमीटर ये लंबा होगा। पंबन बीच में, इसलिए इसको पंबन ब्रिज बोल दिया। ठीक है,
चलो अगला सवाल है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत देश का पहला सीमावर्ती सौर गांव बनने का गौरव किसको प्राप्त हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, स्टार लगा लो इसको। पहली बात तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये योजना कब शुरू हुई थी? ये छाप के रख लो, 15 फरवरी 2024। 15 फरवरी 2024 को ये योजना शुरू होती है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इस योजना के तहत हर घर की छत के ऊपर आपके क्या लगाई जाएगी? सोलर प्लेट लगाई जाएगी, ताकि आपको बिजली प्राप्त हो सके। इसके तहत पहला सीमावर्ती सौर गांव कौन सा बनना जा रहा है? सौर गांव मतलब उस गांव के 90% से अधिक घरों के ऊपर सोलर प्लेटें लग चुकी है। गांव का नाम है मसाली। मसाली कहां पर है? बनासकांठा। बनासकांठा कहां पर है? गुजरात के अंदर। सीमावर्ती गांव क्यों बोला है? ये जो मसाली गांव है बनासकांठा का, ये पाकिस्तान की जो बॉर्डर है ना साथियों आपकी, उस पाकिस्तान की बॉर्डर से मात्र 40 किलोमीटर ही दूर है। याद रहेगा। चलो अगला सवाल है, सेना प्रमुख द्वारा बेंगलुरु में उद्घाटित किए गए भारतीय सेना एआई इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना में किस संस्था ने सहयोग प्रदान किया है? भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इसके अंदर सहयोग प्रदान किया है। 13 दिसंबर 2024 को किस देश की सरकार ने भारत से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया है? ये दर्जा आपके स्विट्जरलैंड ने दे रखा था। मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी कि स्विट्जरलैंड मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भारत को दे रखा था, वो वापस ले लिया है 13 दिसंबर 2024 को। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। भारत जो वन स्थिति रिपोर्ट आई है इसके बारे में कि कुल वन और वृक्ष का आवरण कितना है? 8,27,356.95 किलोमीटर। सही बात है, किलो वर्ग किलोमीटर। वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं? एक आपका छत्तीसगढ़ है, एक उत्तर प्रदेश है, एक आपका ओडिशा है और चौथे नंबर पर आपका राजस्थान है। दूसरा वाला स्टेटमेंट भी सही है। सबसे ज्यादा वृद्धि दर्शाने वाले राज्य, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल इनका नहीं है, इन्होंने पिछले साल के मुकाबले सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करी है। तीसरा है भारत वन स्थिति रिपोर्ट का ये 17वां संस्करण था, तो ये वाली बात गलत हो जाएगी। 17वां नहीं था, ये 2023 का जो कि 2024 में जारी हुआ है, ये 18वां संस्करण था, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आपके असत्य हो जाएगा। अगला कह रहा है वन एवं वृक्षावरण में सर्वाधिक कमी दर्शाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो कर्नाटक और लद्दाख ने सर्वाधिक कमी दर्शाई है। छत्तीसगढ़, यूपी, ओडिशा और राजस्थान ने सर्वाधिक वृद्धि दर्शाई है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, वापस इसी की बात आ गई, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे रे यार ये कैसा मास्टर है, खड़ूस मास्टर, केवल बोले ही बोले जा रहा है, पढ़ाए जा रहा है, कोई बातचीत नहीं कर रहा हमसे। क्योंकि मुझे देखो पता है अभी आपके एग्जाम का लास्ट टाइम है, और इस टाइम में मैं अगर फालतू की बातें करने बैठ गया तो इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट जाएगी। फिर मुझे मैं जो कंटेंट आपको दे रहा हूँ उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और मैं कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहता। इसलिए मैं और कोई बात नहीं कर रहा हूँ, आपसे ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं कर रहा हूँ, सीधा सीधा सवाल पढ़ के उसके जवाब के ऊपर अपन डिस्कस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीज़ें अपन क्लास में याद कर लें। अगर आप एकाग्रचित होकर के पेन कॉपी लेकर के बैठे हो और सारी की सारी चीज़ें लिखते जा रहे हो हाथों हाथ, तो डैम श्योर ये क्लास खत्म होने तक लगभग सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। जब इसकी PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, जो क्वालिटी एजुकेशन RS के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल से आप PDF डाउनलोड कर लेना और दोबारा एक बार और क्लास को 1.5x की स्पीड में करके PDF में हाईलाइट करते जाना और देखते जाना। बहुत बेनिफिशियल होगी, आपके क्लास में चीज़ें याद हो जाएगी। अब 6 महीने का करंट इतना आसान तो नहीं है ना, बहुत लंबी चौड़ी चीज़ें होती है, उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें छांटना और वो चीज़ें इंपॉर्टेंट में भी क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आपको डिस्कस करवाना। अब ये जो अंतरिक्ष के द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए मिशन है, इन 4 रॉकेट के द्वारा, रॉकेट से सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजते हैं। अब इन चारों के बारे में अपन बात करेंगे तो टाइम तो लगेगा ही। अब या तो मैं आपको पढ़ाने वाली चीज़ें बता दूं या फालतू की बातें कर लूं, तो फालतू की बातें करने के बजाय तो बेटर ये है ना कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे दूं। तो ये मत सोचना कि यार मास्टर मजाक नहीं करता, जब अपन कभी लाइव जुड़ेंगे तो बीच में बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन अभी आपके एग्जाम का लास्ट टाइम है, तो आपको केवल और केवल अभी क्या करनी है, केवल और केवल आपको स्टडी ही करनी है। PSLV C60 के द्वारा किसको भेजा है? इसके द्वारा हमने स्पेडएक्स मिशन को भेजा है। कौन से मिशन को? स्पेडएक्स मिशन को, यानी कि स्पेस के अंदर डॉकिंग एक्सपेरिमेंट करने के लिए भारत का मिशन है, जो कि अंतरिक्ष में जाकर के डॉक अनडॉक प्रणाली विकसित करने का काम करेगा, और ये सफलतापूर्वक हो भी चुका है। इसरो का मिशन था, इसको PSLV C60 के द्वारा भेजा गया था। इससे पहले थोड़ा सा ऊपर जाएं, PSLV C58, इसके द्वारा कौन सा मिशन भेजा गया? इसके द्वारा मिशन भेजा गया था एक्सपोसेट। एक्सपोसेट क्या था? एक्सपोसेट ब्लैक होल का अध्ययन करने के लिए मिशन था। इसका अध्ययन करने के लिए ब्लैक होल, तो ब्लैक होल के अध्ययन के लिए जो मिशन था उसका नाम एक्सपोसेट था। इसरो ने भेजा है PSLV C58 के द्वारा। और PSLV C57 की अगर बात करें,
इसके द्वारा मिशन भेजा गया था भारत का पहला सौर वेधशाला मिशन, जिसको आप जानते हो आदित्य L1 के नाम से। लैग्रांज बिंदु L1 पर भेजा गया था। लैग्रांज बिंदु पृथ्वी और सूर्य के बीच में एक ऐसा बिंदु है जहां पर दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स लगभग बराबर है, यानी कि स्टेबल पॉइंट है। इस पॉइंट पर जाकर के ये मिशन अपने आप में चक्कर करता रहेगा, सूर्य की विकिरणों का अध्ययन करने का काम करेगा। तो ये सारी बातें आपको याद हो गई, कौन से सैटेलाइट के द्वारा कौन सा मिशन भेजा गया है। चलो अब बढ़ते हैं अपन आगे। नेक्स्ट प्रश्न देखो कि 20 दिसंबर 2024 को भारतीय नौसेना में शामिल हुए युद्धपोत, एक तो डिस्ट्रॉयर सूरत के संबंध में असत्य कथन है। 2 युद्धपोतों को शामिल करा था, 2 नहीं इनफैक्ट 3 को शामिल करा था, तीनों के बारे में आगे बताऊंगा। अभी अपन बात कर लेते हैं डिस्ट्रॉयर सूरत के बारे में। ये कह रहा है डिस्ट्रॉयर सूरत के बारे में असत्य कथन कौन सा है, देख लेते हैं। डिजाइन इसको किसने करा है, युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने करा है, सही बात है। निर्माण किसने करा है, मेसर्स मझगांव डोक शिपयार्ड ने करा है, ये वाली बात भी सही है। अगला कह रहा है कि ये प्रोजेक्ट 15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का चौथा और अंतिम पोत है, ये वाली बात भी सही है। इसका मतलब ये कह रहा है असत्य कौन सा है, असत्य तो कोई सा भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं को अपन चूज कर लेंगे। तीनों ही बातें सही है, किसके बारे में, डिस्ट्रॉयर सूरत के बारे में। जिस प्रकार से आपका डिस्ट्रॉयर सूरत है, उसी प्रकार से आपका एक फ्रिगेट नीलगिरी के नाम से भी युद्धपोत उतारा गया है। युद्धपोत मतलब समुद्र के अंदर एक जहाज चलता है, उस जहाज को युद्धपोत क्यों कहा जाता है, उसमें मिसाइल भी मौजूद होती है, उसके ऊपर आपके राफेल जैसे बहुत सारे राफेल हो गया या तेजस हो गया, इस प्रकार के जो लड़ाकू विमान है वो भी उपस्थित रहते हैं, जो कि युद्ध के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये युद्धपोत है, एक तो आपका डिस्ट्रॉयर सूरत है, सूरत के आगे डिस्ट्रॉयर लगा हुआ है, इसको याद रखना। डिस्ट्रॉयर सूरत है और नीलगिरी क्या है, नीलगिरी आपका फ्रिगेट है। चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रीन स्टील टेक्सोनोमी जारी करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा बना है, तो ग्रीन स्टील टेक्सोनोमी आपकी भारत ने जारी करी है। ग्रीन स्टील टेक्सोनोमी, थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बारे में। क्या है, बेसिकली स्टील का प्रोडक्शन करने के लिए कम से कम पर्यावरण प्रदूषण हो, उसके लिए ये ग्रीन स्टील टेक्सोनोमी यानी कि एक ऐसी टेक्सोनोमी भारत एस्टेब्लिश करने जा रहा है जो कि कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करेगी, कम से कम कार्बन का उत्सर्जन करेगी, जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। और ये दुनिया की अपने आप में इस प्रकार की पहली है, इसलिए इसको बोला विश्व का पहला। क्योंकि देखो स्टील टेक्सोनोमी तो आपके समझ में आता है कि यार स्टील से संबंधित कोई कंपनी होगी, इसके आगे ग्रीन लगा दिया, जिस भी चीज के आगे ग्रीन लग जाता है इसका मतलब क्या है कि वो पर्यावरण को नुकसान कम पहुंचाएगी। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जिम्मेदार और नैतिक सक्षमकरण के लिए एक ढांचा विकसित करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय समिति का गठन करा है। सबसे पहली बात तो रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक आप जानते ही हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वर्तमान में कौन है अध्यक्ष, संजय मल्होत्रा। इनसे पहले कौन थे, शक्तिकांत दास थे। आरबीआई क्या करता है, भारत के अंदर पैसे को रेगुलेट करने का काम करता है, कितना पैसा मार्केट में चलेगा, किस प्रकार से चलेगा। आरबीआई ने क्या करा है साथियों, वित्तीय क्षेत्र के अंदर यानी कि फाइनेंस जो आपका सेक्टर है, इस फाइनेंस सेक्टर के अंदर भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस प्रकार से इस्तेमाल करें, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जिम्मेदार और नैतिक सक्षमकरण बनाने के लिए एक ढांचा विकसित किया जाएगा। उस ढांचे को विकसित करने के लिए एक समिति बनाई है, जिस समिति में कितने सदस्य होंगे, उस समिति में 8 सदस्य होंगे। और उस समिति के प्रेसिडेंट यानी कि उस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, तो प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य उस समिति के अध्यक्ष होंगे। यहां पर आपको 3 नाम और भी दिख रहे हैं, शक्तिकांत दास, रघुराम राजन और उर्जित आर पटेल। ये तीनों आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं और अभी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, आपके संजय मल्होत्रा है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। देखो अगला प्रश्न, आईआईटी मद्रास द्वारा निर्मित हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। यानी कि आईआईटी मद्रास ने हाल ही में क्या करा साथियों, आपने खबरों में सुन लिया होगा, किसका निर्माण करा है, एक हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक का निर्माण करा है। एक ऐसे ट्रैक का निर्माण करा है जो कि क्या करेगा, आपके हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक, यानी कि जो जापान बहुत पहले टेक्नोलॉजी विकसित कर चुका है, उस टेक्नोलॉजी के ऊपर इंडिया अभी काम कर रहा है। इसकी लंबाई ये कह रहा है 410 मीटर है। यहीं पर इसने गलती कर दी, 910 मीटर है, 910 नहीं है 410 मीटर है। इसने असत्य पूछा है तो पहला ही असत्य हो गया। सहयोगी संस्था भारतीय रेलवे और TUTR हाइपरलूप, बिल्कुल इन दोनों ने मिलकर के इस ट्रैक का निर्माण करा है जो कि 410 मीटर लंबा है। ये टेस्ट ट्रैक थायूर में आईआईटी मद्रास के डिस्कवरी कैंपस में स्थित है। बिल्कुल थायूर कहाँ पर है, आपका चेन्नई के अंदर आपका थायूर है, जिसमें कि आईआईटी जो मद्रास है वहां के डिस्कवरी कैंपस के अंदर स्थित है। कौन सा, आपका हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक। हाइपरलूप एक हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है
बिल्कुल ये आपका एक हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कि अभी टेस्टिंग करने का काम कर रहा है। और ये जो सामान्य ट्रेन है लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसकी टेस्टिंग कर सकता है। और इसके बाद में साथियों आप मान के चलो लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटा 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आपकी इसके ऊपर हाइपरलूप जो है वो दौड़ पाएगी। आपने देखा होगा हाइपरलूप होता है क्या, एक इस प्रकार से पूरा का पूरा एक लूप होता है, उसके अंदर एक ट्रेन चलती है ना, उसको बोला जाता है हाइपरलूप। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय कृषि बाजार नेशनल आपका जो एग्रीकल्चर मार्केट है उसके बारे में बात कर रहा है। ई नाम के नाम से इसको जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, है ना। ई नाम योजना के तहत 31 अक्टूबर 2024 तक 23 राज्यों में 4 केंद्र शासित प्रदेशों की कितनी मंडियों को ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ लिया गया है? लगभग 1389 मंडियों को ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ लिया है। 1389 में से सबसे ज्यादा मंडियां 157 कहाँ की है? तमिलनाडु की है। ये वाला फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है, तमिलनाडु की मंडियां सबसे ज्यादा है। कितनी है? 157। पूरे देश की कितनी है? 23 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों को लिया गया है। याद रखना राजस्थान भी इसके अंदर शामिल है ना, राजस्थान इससे बाहर नहीं है। राज्य कितने? 23 ही है और 4 आपके केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ की कितनी मंडियां? 1389 मंडियों को शामिल करा है। भारत की वर्तमान परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी है? 8180 मेगावाट है, ठीक है। वर्ष 2031-32 तक ये बढ़कर कितनी हो जाने का अनुमान है? ये बढ़कर के हो जाएगी आपकी 22,480 मेगावाट, लगभग 3 गुना हो जाएगी। अभी 8,180 मेगावाट है, ठीक है। कब है? वर्तमान में 2025 की बात कर रहे हैं अपन, है ना। और यहां से जब आप 2031-32 तक जाओगे तो कितनी हो जाएगी? इसकी लगभग 3 गुना 22,480 मेगावाट। दिसंबर 2024 को आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार ने कितने नवसृजित जिलों को पुनः निरस्त कर दिया है? आपको पता है सरकार ने पहले क्या करा था? 3 तो नए संभाग बना दिए थे, गहलोत सरकार थी उन्होंने, और 17 नए जिले बना दिए थे। इन 17 जिलों में से अभी 9 जिलों को तो निरस्त कर दिया है और 8 जिलों को अप्रूव कर दिया है। तो पूछ रहा है कितने जिले निरस्त कराएं? 9 जिले निरस्त कराएं। और जो 3 संभाग बनाए थे उनको भी वापस से भजनलाल सरकार ने निरस्त कर दिया है। कौन कौन से जिले नए हैं? तो आपके एक तो फलोदी है, ये वाला नया है। एक बालोतरा जो कि बाड़मेर से टूट करके हुआ है, ये नया है। एक आपके कुचामन डीडवाना जो नागौर से अलग हुआ है, ब्यावर जो अजमेर से अलग हुआ है। एक आपका कोटपुतली बेरोड है, एक खेरतल तिजारा है, एक डीग है जो भरतपुर से अलग हुआ है, एक सलूम्बर है। टोटल 8 जिले हैं जिनको की रखा है, संभाग कोई सा भी नहीं रखा है। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, कौन सा ब्यूरो है? राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहां पर है? करनाल के अंदर। इस करनाल के द्वारा साथियों क्या किया गया है? राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर को एक पुरस्कार दिया गया है जिसका नाम है संरक्षण हेतु नस्ल संरक्षण पुरस्कार। क्या नाम है? नस्ल संरक्षण पुरस्कार। ये नस्ल संरक्षण पुरस्कार क्यों दिया जाता है? वैसे ये पुरस्कार ऊंट की नस्लों के संरक्षण के लिए भी दिया जाता है, भेड़ बकरी की नस्लों के संरक्षण के लिए भी दिया जाता है, लेकिन 2024 का जो पुरस्कार है साथियों वो घोड़े की नस्ल के संरक्षण के लिए दिया गया है। किसको दिया गया है? बीकानेर के अंदर जो अश्व अनुसंधान केंद्र है आपका, राष्ट्रीय लेवल का अश्व अनुसंधान केंद्र, उसको दिया गया है। क्यों दिया गया है? बीकानेर ने साथियों जो हलारी नाम की किस्म है घोड़े की, अच्छा ये कहाँ की है? ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। ध्यान रखना राजस्थान की नहीं है ये किस्म, है ना, राजस्थान से बाहर की है। कौन से राज्य की? इतना और बता देता हूँ, उस राज्य का नाम जी से शुरू होता है। अब गोवा होगा, गुजरात होगा, वो आप बताओ कमेंट बॉक्स में। हलारी नाम की घोड़े की नस्ल है। इस नस्ल के संरक्षण के लिए नस्ल संरक्षण पुरस्कार किसको मिला है? बीकानेर का अश्व अनुसंधान केंद्र, उसको किसने दिया है? राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो करनाल ने यह पुरस्कार दिया है। जर्मनी कंपनी अल्ट्राबॉस को रिको ने कहां पर जमीन आवंटित करी है? कहां पर करी है? तिवरी जोधपुर के अंदर जमीन आवंटित करी है। क्यों करी है? क्योंकि जर्मन की जो कंपनी है आपकी अल्बाट्रोस, ये कंपनी अब क्या करेगी? डिफेंस से रिलेटेड आइटम्स बनाने का काम करेगी। कहां पर? तिवरी जोधपुर के अंदर। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना, आयुष्मान बाल संबल योजना, बाल संबल योजना है क्या? मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना है, मतलब राजस्थान की योजना है। ये 18 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उन बच्चों को अगर कोई दुर्लभ बीमारी है तो उस दुर्लभ बीमारी के इलाज के लिए एक तो 5,000 रुपये मंथली आर्थिक सहायता दी जाएगी इस योजना के तहत, और 2 अस्पताल राजस्थान के ऐसे चूज किए गए जिन अस्पतालों के अंदर उन दुर्लभ बीमारी से जूझ रहे बच्चों का फ्री में इलाज किया जाएगा। कौन कौन से अस्पताल है अधिकृत किए हुए? एक तो आपका जेके लोन है जो कि जयपुर में है, दूसरा एम्स है जो कि जोधपुर के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना क्या है? ये वाली योजना साथियों आंगनबाड़ी के अंदर जो जाते हैं बच्चे जिनकी उम्र होती है 3 से 6 साल की, उन बच्चों को दूध पिलाया जाएगा।
और दूध भी कौन सा, पाउडर वाला दूध पिलाया जाएगा। और कितने दिन पिलाया जाएगा, सप्ताह में 3 दिन पिलाया जाएगा। तो इसने जो सवाल पूछा है उसके अनुसार आंसर होगा 3 दिन। और 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे आंगनवाड़ी में जाने वाले उनको स्कम्ड मिल्क पाउडर से तैयार गर्म मीठा दूध पिलाया जाएगा। स्कम्ड पाउडर से, यानी कि 10 ग्राम पाउडर लेंगे, उस 10 ग्राम पाउडर से क्या करेंगे, 100 ml दूध बनाएंगे। और ये 100 ml दूध सप्ताह में 3 दिन मिलेगा बच्चों को। सोमवार को नहीं मिलेगा, फिर कब मिलेगा, मंगलवार को मिलेगा, बुधवार को भी नहीं मिलेगा, गुरुवार को मिलेगा, शुक्रवार को भी नहीं मिलेगा, शनिवार को मिलेगा। तो सप्ताह में 7 दिनों में से केवल 3 दिन जो है बच्चों को ये दूध मिलेगा, जो कि 10 ग्राम स्कम्ड मिल्क पाउडर से 100 ml दूध बना करके उनको पिलाया जाएगा, मीठा दूध। 4 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के सर्वांगीण विकास को गति प्रदान करने के लिए कितनी नई नीतियां लागू करी है, सभी जानते हैं 9 नीतियां नई लागू करी है मुख्यमंत्री जी ने। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर राज्य के किन जिलों को राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है। दक्षिणी राजस्थान के सलूम्बर और डूंगरपुर जो जिले हैं, इनको साथियों दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया नेशनल लेवल का, क्योंकि दिव्यांगजनों से संबंधित जो योजनाएं होती है उनको बढ़िया तरीके से इंप्लीमेंट किया है आपके राजस्थान के दक्षिणी जिलों ने। अगला है कि जो केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री है कौन, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री है ना। निर्मला ताई, जिन्होंने आपके पॉपकॉर्न के ऊपर टैक्स लगा दिया, जिनको कि अमेरिका की फोर्ब्स पत्रिका की टॉप 100 महिलाओं में से भारत की पहली महिला के रूप में गिना जाता है। ये निर्मला सीतारमण जी जो ताई है, इनकी अध्यक्षता में साथियों 21 दिसंबर 2024 को एक बैठक हुई थी। और वो बैठक किसकी थी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी जो काउंसिल है साथियों, इस जीएसटी काउंसिल की 55वें नंबर की बैठक थी। कौन से नंबर की, 55वें नंबर की। और दुर्भाग्य की बात देखो, ये वाली बैठक भी कहाँ हुई, राजस्थान में हुई। राजस्थान में भी कहाँ पर हुई, जैसलमेर में हुई। इस वाली बैठक में बैठ करके निर्मला ताई पॉपकॉर्न के ऊपर टैक्स लगा गई। याद है ना वो वाला मीम आपको, पॉपकॉर्न के ऊपर टैक्स जो है, ये 55वें नंबर की बैठक हुई थी, यहीं पर लगाया गया था, जिसका आयोजन जैसलमेर में हुआ था। अयोध्या का जो राम मंदिर बन रहा है उसको कौन से देश के स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, ये एक पुरस्कार है साथियों, एक तरीके से कह लो एक सम्मान है, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन से देश का पुरस्कार है ये पूछा, तो ये ब्रिटेन का पुरस्कार है। क्यों दिया गया है, अयोध्या का जो राम मंदिर बनाया जा रहा है उसके कंस्ट्रक्शन के अंदर जो सुरक्षा के मापदंड है इंटरनेशनल लेवल के, उन मापदंडों को बढ़िया तरीके से जो है उनका अनुपालन किया जा रहा है। इस वजह से राम मंदिर को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, जो कि ब्रिटेन का पुरस्कार है, इससे सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित दिवस को उनके कैलेंडर वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करो। पहला है राष्ट्रीय गणित दिवस। राष्ट्रीय गणित दिवस कब आता है, ये ध्यान रख लेना, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना है 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। अगला है सुशासन दिवस, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर मनाया जाता है, कब, 25 दिसंबर को। और अगला है वीर बाल दिवस, वीर बाल दिवस मनाया जाता है आपका 26 दिसंबर को। तो ये चारों के चारों दिवस याद रखना है। ये कह रहा है कि कैलेंडर वर्ष के अनुसार, तो पहला 22, 23, 25, 26, 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पहले जियो साइंस म्यूजियम की बात कर रहा है भाई साहब। इसका उद्घाटन 15 दिसंबर 2024 को कहां पर किया गया है, ग्वालियर कहां पर है, एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। इसका जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किया गया कब, दिसंबर के अंदर। काम्या कार्तिकेयन पर्वतारोही है, क्या काम्या कार्तिकेयन, इन्होंने किस चोटी को फतेह करके सभी महाद्वीपों की 7 चोटियों को फतेह करने का रिकॉर्ड 24 दिसंबर 2024 को अपने नाम कर लिया है। जैसे ही इन्होंने माउंट विंसन की चोटी को भी फतेह किया, दुनिया की सबसे ऊंची 7 चोटियों को फतेह करने वाली पहली महिला बन गई है काम्या कार्तिकेयन। जनवरी 2025 में किसने अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, तो राष्ट्रपति तो डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, उपराष्ट्रपति आपके जेडी वेंस बने हैं। पेरिस जलवायु समझौता, आपको बताया था मैंने, पेरिस जलवायु समझौता COP21 कब हुआ था, 2015 के अंदर, जिसमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस निकल करके आया था। इससे बाहर होने वाला अमेरिका कौन से नंबर का देश बन गया है, 4थे नंबर का देश बन गया है अमेरिका। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करो। 6 जनवरी 2025 को ब्राजील द्वारा इंडोनेशिया को ब्रिक्स के 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। ब्रिक्स क्या है, BRICS। बात है साल 2009 की साथियों। 2009 के अंदर ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, इन लोगों ने मिलकर के ब्रिक्स का निर्माण करा था। 2010 में साउथ अफ्रीका भी शामिल हो गया। ये टॉप कंट्रीज ने अपना एक ग्रुप बनाया था ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 2010 में साउथ अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया था। उस टाइम केवल 5 ही कंट्रीज थे।
2025 के अंदर क्या करा है ब्राजील ने, क्योंकि ब्राजील ही इसका अगुवाई करता था। इसने इंडोनेशिया को भी ब्रिक्स का 10वां स्थायी मेंबर बना लिया है, 10वां पूर्ण सदस्य बना लिया है, सही बात है। जनवरी 2025 में नाइजीरिया को 9वां ब्रिक्स भागीदार देश के रूप में शामिल किया गया था, ये वाली बात भी सही है। ब्रिक्स की बात करें साथियों, टोटल 10 कंट्रीज है, अभी 10वें नंबर का कंट्री कौन सा बन गया आपका, इंडोनेशिया बन गया है। ठीक है, ये 10वें नंबर पे इंडोनेशिया आ चुका है आपका। इंडोनेशिया से पहले जो है आपका, देखो भागीदार देश की अलग बात होती है और पूर्ण सदस्य की अलग बात होती है। तो जो नाइजीरिया है ना, इस नाइजीरिया को तो भागीदार बनाया ब्रिक्स ने, अपना क्या बनाया है, भागीदार देश बनाया है, जबकि इंडोनेशिया 10वें नंबर का पूर्ण सदस्य बन गया है। बातें दोनों ही सही है। ये पूछ रहा है असत्य बताओ, न तो एक नहीं दो। ये आपके 10 के 10 कंट्रीज है जो कि ब्रिक्स के अंदर है, देख लेना आराम से रोक करके। चलो बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित पर विचार करो। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है 2025 का, इसमें भारत का स्कोर कितना है, 0.1184 है जी, सही बात है साहब, चौथे स्थान पर है, सही बात है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का 57 वीजा मुक्त स्कोर है और इसके साथ ही 85वें स्थान पर है, ये भी बात सही है। दोनों ही बातें सही है, सत्य पूछा है, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट हो जाएगा। आप कहोगे गुरुजी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स होता क्या, बता तो दो थोड़ा सा, पहले वाली क्लासेस में अच्छे से बता चुका हूँ, फिर भी सुन लो। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आती हूँ, हेनले एंड सन्स नाम की एक कंपनी है, वो कंपनी अलग अलग देशों के पासपोर्ट के ऊपर जाके रिसर्च करती है। पासपोर्ट मैंने आपको बताया, हमारा देश हमें जो डॉक्यूमेंट देगा दूसरे देशों में जाने के लिए। अब जैसे ही हमारा देश हमें हमारा पासपोर्ट देगा, हमारे पासपोर्ट के साथ में 57 देशों की यात्रा हम फ्री में कर सकते हैं, मतलब उन 57 देशों का वीजा नहीं लेना पड़ेगा, इसलिए बोलते हैं 57 वीजा मुक्त स्कोर, यानी कि 57 देशों का बिना वीजा लिए हमारे पासपोर्ट से हम उन देशों की यात्रा कर सकते हैं। इसलिए हमारे पासपोर्ट में कितनी पावर है उसके आधार पर 85वें स्थान पर है अपना भारत। एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 के संबंध में असत्य कथन बचाओ। 25वां संस्करण था, सही बात है, भारत का स्कोर 75 था, सही बात है। शीर्ष रैंक पे चाइना, सही बात है, भारत का स्थान चौथा नहीं था, तीसरा था, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें गलत हो जाएगा। 27 जनवरी को उत्तराखंड समान नागरिक संहिता, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है साथियों, यूसीसी, उसको उत्तराखंड ने लागू कर लिया है। और लागू कब करा है, 27 जनवरी 2025 को। उत्तराखंड पहला राज्य बन गया भारत का, आपको याद हो तो। इससे पहले मैंने आपको बताया था गोवा के अंदर पुर्तगालियों के टाइम से 1866 से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो रखा है ना। तो गोवा को अपन आजाद भारत के बाद में नहीं गिन सकते। आजाद भारत के बाद में पहला राज्य आपका उत्तराखंड बना है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को क्या कर लिया है, यूसीसी को लागू कर दिया है। कब लागू करा है, 27 जनवरी 2025 को। अब ये लागू करने की भी कहानी बड़ी लंबी चौड़ी रही है, पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं। साल 2023 के अंदर साथियों, इसको जो आपके इसके उत्तराखंड के राज्यपाल है, उस राज्यपाल जी के द्वारा क्या किया गया था, उस विधेयक को पारित किया गया था राज्यपाल महोदय के द्वारा। कब, 28 फरवरी 2024 के अंदर, 28 फरवरी 2024 को जो है राज्यपाल महोदय के द्वारा इसको अनुमति दे दी गई थी, पारित कर दिया गया। उसके बाद में राष्ट्रपति के पास में गया, राष्ट्रपति के बाद में संसद में गया और वहां से पारित होने के बाद में ये समान नागरिक संहिता पूरे राज्य के अंदर, उत्तराखंड के अंदर लागू हो गया। नीति आयोग द्वारा लॉन्च वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक, ये वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक वही सूचकांक है जिसको अरविंद पनगड़िया जी, जो कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है, उन्होंने जारी करा है। नीति आयोग के द्वारा इस सूचकांक में वर्गीकृत श्रेणी तथा संबंधित राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत युग्म है। अचीवर श्रेणी के अंदर ओडिशा और छत्तीसगढ़ है, सही बात है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ के अलावा गुजरात भी अचीवर श्रेणी के अंदर आता है। फ्रंट रनर में ये कह रहा महाराष्ट्र और गुजरात नहीं आएगा, इसका मतलब ये असत्य हो गया। परफॉर्मर श्रेणी के अंदर तमिलनाडु, राजस्थान है और एस्पिरेशनल श्रेणी के अंदर केरल और पंजाब है। इस राज्य सरकार ने चिनार पेड़ों को संरक्षित करने हेतु टैग करके उनकी डिजिटल पहचान स्थापित करने की घोषणा शुरू करी है, तो ये आपके जम्मू कश्मीर ने करी है, ऑप्शन नंबर ए। चिनार नाम के जो पेड़ है साथियों, जिस प्रकार से अपने इंसानों के क्या होते हैं, आधार कार्ड होते हैं, उसी प्रकार से इन चिनार पेड़ों के भी अब क्या होंगे, इन चिनार पेड़ों के भी अब आपके जियो टैग होंगे। जियो टैग यानी कि एक तरीके से इनके आधार कार्ड बन चुके होंगे, जिसमें ये पता रहेगा किस किस जगह पर कौन कौन से चिनार पेड़ है, कितने कितने पुराने हैं और उनका संरक्षण कौन कौन कर रहा है। जम्मू कश्मीर है ये। जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने मौसम विज्ञान विभाग के लिए IMD, इसकी बात कर रही है, IMD विजन 2047 यानी कि 2047 के लिए जो भारतीय मौसम विज्ञान है साथियों, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसको विजन दिया है 2047 का। उसके लिए 14 जनवरी 2025 को क्या करा है,
जारी किया है। क्या? ये विजन, कौन सा विजन? IMD विजन 2047। ये विजन मोदी जी ने जारी करा है मौसम विभाग के लिए, और जारी कब करा है? 14 जनवरी 2025 को। आप कहोगे गुरुजी 14 जनवरी को क्यों जारी करा है? क्योंकि इस दिन इसकी जयंती है। किसकी जयंती है? IMD की, यानी कि जो इंडियन आपके मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इसकी जयंती है। और ये पूछ रहा है कि ये जो मौसम विज्ञान विभाग है, इसका कौन सा स्थापना दिवस था? इसका 150वां स्थापना दिवस था ये। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो कि इसकी स्थापना हुई कब थी। डेट तो पता चल गई 14 जनवरी, लेकिन साल कौन सा था वो बता दो। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कितने राज्यों के लिए 56 नई वाटरशेड विकास परियोजनाओं को 14 जनवरी 2025 को मंजूरी दे दी है? वाटरशेड परियोजनाओं को मंजूरी दी है। कितनी वाटरशेड परियोजनाएं? 56 नई वाटरशेड परियोजनाएं। इन वाटरशेड परियोजनाओं को केवल उन राज्यों के अंदर साथियों लागू किया जाएगा जो कि इससे पहले जो चल रही थी परियोजना, वाटरशेड परियोजना कृषि मंत्रालय की, उसमें बेहतरीन प्रदर्शन करा था। और बेहतरीन प्रदर्शन करने के आधार पर टोटल 10 राज्यों को चुना गया है, जिसके अंदर इन 56 नई योजनाओं को क्या किया जाएगा? विकास परियोजनाओं को फिलहाल लागू किया जाएगा। दिवंगत राष्ट्रपति आपके प्रणब मुखर्जी है, इनके स्मारक के लिए केंद्र सरकार ने कहां पर जगह देने की मंजूरी करी है? तो राजघाट के अंदर आपके जो राष्ट्रीय स्मारक है, वहां पर इनकी भी स्मारक बनने जा रही है। असम के किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित करने की घोषणा मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, याद रखना असम के मुख्यमंत्री कौन है? हिमंत बिस्वा शर्मा। इन्होंने क्या करा है? असम की दूसरी राजधानी किसको? डिब्रूगढ़ को बनाने की घोषणा कर दी है। अंतरिक्ष में सफल डॉकिंग करने वाला भारत जनवरी 2025 में कौन सा देश? मैंने आपको बताया भारत ने जो PSLV C60 के द्वारा मिशन भेजा था, जिसका नाम था स्पेडेक्स। स्पेडेक्स मिशन का काम ही यही था कि अंतरिक्ष में डॉकिंग अनडॉकिंग करके देखे। और जैसे ही ये सफलतापूर्वक काम पूरा कर लिया भारत ने, भारत चौथा राष्ट्र बन गया जिसने डॉकिंग अनडॉकिंग कर ली। भारत से पहले अमेरिका, रशिया और चाइना, ये तीनों देश पहले ही ये वाली जो सुविधा है वो अपने पास रखते हैं। चौथे नंबर पे आपका भारत आ गया, जो कि अंतरिक्ष में डॉक अनडॉक कर ले रहा है। चर्चा में रहा भार्गवास्त्र, स्टार लगा लो भाई, इंपॉर्टेंट है भार्गवास्त्र। भार्गवास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन चुन लो। भार्गवास्त्र के बारे में क्या करना है? असत्य कथन चुनना है। पहली बात कह रहा है भार्गवास्त्र है क्या? एक ड्रोन है साहब। ड्रोन कैसा? स्वॉर्म ड्रोन है, जो कि खतरों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई स्वदेशी रूप से विकसित माइक्रो मिसाइल प्रणाली है। माइक्रो मिसाइल प्रणाली मतलब ये एक ऐसा ड्रोन होगा साथियों, खतरों से लड़ने के। स्वॉर्म ड्रोन जो होते हैं ना, यानी कि जो छोटे छोटे ड्रोन हवा में उड़ते हुए आते हैं, आकर के ब्लास्ट हो जाते हैं, आत्मघाती ड्रोन जो होते हैं, उन ड्रोन को निपटाने के लिए, उनको नस्ते नाबूद करने के लिए माइक्रो मिसाइल प्रणाली, यानी कि एक ट्रक होगी जिसके अंदर सैकड़ों की संख्या में मिसाइल होगी, जो कि किसी भी एंगल पर जाकर के ड्रोन को नस्ते नाबूद कर सकती है। तो है क्या भार्गवास्त्र? भार्गवास्त्र एक माइक्रो मिसाइल प्रणाली है जो कि स्वॉर्म ड्रोन को नस्ते नाबूद करने का काम करेगी और स्वदेशी रूप से विकसित की गई है। तो ये वाली बात तो सही है, पहला स्टेटमेंट सही हो गया। ये इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड द्वारा विकसित की गई, ये वाली बात भी सही है। इसका सफल परीक्षण फरवरी 2025 में किया गया। यहां गलती कर दी साहब, फरवरी में नहीं किया गया, फिर कब किया गया? जनवरी 2025 में इसका सफल परीक्षण किया गया है। याद रखना, भार्गवास्त्र का सफल परीक्षण कहां पर किया गया था? पहली बात तो ओडिशा का जो गोपालपुर फायरिंग रेंज है, यहां पर किया गया। यहां पर आपको पोखरण का फायरिंग रेंज देकर के एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है, तो कंफ्यूज मत होना। उड़ीसा का जो आपके कौन सा गोपालपुर फील्ड फायरिंग रेंज है, उस रेंज में परीक्षण किया गया था। कब? जनवरी 2025 में। किसका? भार्गवास्त्र का। और ये बहुस्तरीय ड्रोन रोधी प्रणाली है, यानी कि बहुत सारे ड्रोन को क्या कर सकता है? ये नस्ते नाबूद कर सकता है। इसने पूछा असत्य कथन बताओ, असत्य कथन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहां जनवरी आना चाहिए था, फरवरी नहीं। युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली, युद्ध क्षेत्र निगरानी यानी कि युद्ध क्षेत्र के अंदर निगरानी रखने के लिए एक प्रणाली, एक सिस्टम विकसित किया गया जिसका नाम है संजय। किनके संयुक्त सहयोग से? स्वदेशी रूप से विकसित किया गया, यानी कि भारत ने खुद ने इसको विकसित करा है। और भारत में किस किसने? एक तो भारतीय जो सेना है उसने, और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, इन दोनों ने मिलकर के क्या करा है? इसको विकसित करा है। किसको? संजय को। तो 1 और 2 हो जाएगा इसमें। चर्चा में रहे युद्धपोत INS सूरत, मैंने आपको बताया था। एक तो INS सूरत, सूरत को क्या बोला जाता है? विध्वंसक बोला जाता है। INS नीलगिरी, नीलगिरी को फ्रिगेट बोला जाता है। और एक आपके INS वाक्सीर है, इसको सबमरीन बोला जाता है। तो ये तीनों ही बातें सही है। ये कह रहा है कि इनके संबंध में निम्नलिखित पर विचार करो। तीनों ही बातें सही है। सूरत विध्वंसक है, नीलगिरी फ्रिगेट है और वाक्सीर आपकी सबमरीन है। तो ये कह रहा है उक्त तीनों युग्म सत्य है, सही युग्म पूछ रहा है। चर्चा में रहा बहुउद्देशीय पोत INS उत्कर्ष। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है।
INS उत्कर्ष निम्नलिखित में से किस कंपनी के द्वारा निर्मित किया गया? L&T शिप बिल्डिंग लिमिटेड के द्वारा INS उत्कर्ष को बनाया गया। अगला सवाल है कि किस संस्था के द्वारा ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2025 रिपोर्ट जारी की गई? ये जो आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फर्म है, विश्व आर्थिक मंच है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फर्म, इसके द्वारा जारी की गई कौन सी? ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2025 की रिपोर्ट। अगला है कि वर्षा जल संचयन की परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए चलाए गए अभियान का नाम है कर्म भूमि से मातृभूमि। बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है साथियों। किससे संबंधित है कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान? ये वर्षा जल का संरक्षण करने से संबंधित, वर्षा जल को सहेजने से संबंधित अभियान है। ये पूछ रहा है इसके शुरुआती स्तर पर किन किन जिलों में इसको लागू किया जाएगा? ध्यान रखना, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 6 जिलों में लागू किया जा रहा है इसको। 6 जिले कौन कौन से हैं? सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू, जयपुर। ऑप्शन नंबर सी आप चूज कर लोगे। एक काम करो, इस प्रकार से राजस्थान का मैप बना लो और इस राजस्थान के मैप में आप स्टेब्लिश करके रख लो इसको। ठीक है, जैसे ये टूटा फूटा आपके मैप बन गया राजस्थान का। क्या करोगे? एक तो सिरोही, यहाँ पर है आपका सिरोही, ठीक है। एक आपका पाली, यहाँ पर आपका पाली भी है सिरोही के थोड़ा सा ऊपर। एक है जोधपुर, यहाँ पर आपका जोधपुर है। भीलवाड़ा अजमेर के पास में यहाँ भीलवाड़ा है। झुंझुनू, सीकर चूरू झुंझुनू या उत्तर पूर्वी झुंझुनू, और जयपुर ये जयपुर। ये वाले जो टोटल 6 जिले हैं, इन 6 जिलों के अंदर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे किसको लागू किया जा रहा है? कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, वर्षा जल संचयन अभियान है। राज्य सरकार द्वारा 3 महिला पुलिस बटालियन गठित की गई है। सवाल में पूछ रहा है कि इन 3 महिला पुलिस बटालियन के गठित किए जाने की स्वीकृति मिलने के बाद में राज्य में अब महिला पुलिस बटालियन की संख्या कितनी हो गई है? आपको पता होगा अजमेर में एक महिला पुलिस बटालियन पहले से थी। कौन सी थी? हाड़ी रानी पुलिस बटालियन। अरे भाई, जो पुलिस का फॉर्म भरते हैं उनको तो पता ही होगा, हाड़ी रानी पुलिस बटालियन से आपने फॉर्म भरा ही होगा। तो अजमेर के अंदर पहले एक ही, पूरे राजस्थान में हाड़ी रानी पुलिस बटालियन थी। अभी 3 और जो है वो कर दी है। एक आपकी सीकर में, एक अलवर में है और एक आपकी बीकानेर के अंदर है। तो इस प्रकार से टोटल 4 हो गई है। बाड़मेर के अंदर एक, सीकर में कौन सी है? पद्मनी है। अलवर में कौन सी है? कालीबाई है। और बाड़मेर में कौन सी है? अमृता देवी है। तो ये 3 नई पुलिस बटालियन अभी की गई है। और आपके अजमेर के अंदर कौन सी है? अजमेर में हाड़ी रानी है। इस प्रकार से 4 महिला बटालियन हो गई है। जनवरी 2025 में संपन्न हुए सम्मेलनों के संबंध में असत्य युग्म छांटो। यहां पर भी यही बात कर रहा है, असत्य युग्म छांट लो। पहली बात कर रहा है 1st नंबर का अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, स्टार लगा लो। पहला अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान संगठन, यह हुआ था आपके राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर गुजरात के अंदर। तो पहली बात तो सही होगी, गांधीनगर गुजरात में आयोजन होता है। दूसरा कह रहा है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों का 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन। पहली बात तो ध्यान रखना, राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, SPSC, जैसे आपकी RPSC होती है ना, RPSC होती है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, PCS जिसको आप बोलते हो। राजस्थान की जगह पर आपको क्या करना है? S लगाना, यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जितने भी राज्यों के लोक सेवा आयोग है, उन लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो है वो आपस में मिले थे, मिल बैठ करके बातें करी थी। 25वें नंबर का ये सम्मेलन था। कहां पर हुआ था? ये हुआ था आपके बंगलुरु कर्नाटक के अंदर। इसने बोला हैदराबाद, गलत हो गया भाई साहब। कहां पर हुआ था? बंगलुरु कर्नाटक के अंदर हुआ था, 25वें नंबर का, है ना। याद रख लेना, यूपीएससी क्या आपकी आरपीएससी क्या कर रही है? नाटक कर रही है। कर्नाटक बंगलुरु के अंदर क्या हुआ था? आपके लोक सेवा आयोगों का 25वां सम्मेलन। अगला कह रहा है 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन, ये आपके बिहार के पटना में हुआ था। और 31वीं राष्ट्रीय बोल विज्ञान कांग्रेस, इसका आयोजन आपके भोपाल के अंदर हुआ था। यहाँ पे खत्म। अब यहाँ लास्ट में आते आते आपके लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी है जो सुन लो सभी। पटवारी की तैयारी करने वाले भावी पटवारियों, पटवारी में अगर सिलेक्शन लेना ही चाहते हो तो क्वालिटी एजुकेशन आप लोगों के लिए जो टेस्ट आयोजित करवाने जा रहा है, ऑल राजस्थान लेवल परीक्षा से पहले परीक्षा, 20 अप्रैल को टेस्ट होगा। 28 मार्च लास्ट डेट है, रजिस्ट्रेशन कर लेना जा करके, फिर मौका नहीं मिलेगा। 28 मार्च को रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे। 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस रखी गई है, वो 100 रुपये भी कोइंस के तौर पर आपको एप्लीकेशन में वापस मिल जाएंगे। उन कोइंस का इस्तेमाल करके टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन कर लो जाकर के एप्लीकेशन के अंदर। परीक्षा से पहले परीक्षा है पटवार की, आपको ये फिगर आउट करना है, आपको ये जांचना है कि राजस्थान के बाकी तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के बीच में आप कहां पर स्टैंड करते हो, आपकी तैयारी कितनी है, कितना और आपको सुधार करना है। ठीक है,
मेरी तरफ से जितनी भी चीज़ें थी कंप्लीट कर चुके हैं अपन। करंट अफेयर्स पिछले 6 महीने का अपन 3 क्लासेस के माध्यम से कवर कर चुके हैं। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट फरवरी महीने की जो करंट अफेयर्स की क्लासेस होगी आपकी राजस्थान की और नेशनल इंटरनेशनल की, उनके अंदर। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।